हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई गेस कोई ठीक नहीं है शायद से, क्योंकि देश का जो सिचुएशन है अभी, तो सबको पता ही है कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ है। हम लोग सभी शॉक्ड एंड सैड है। सच में ये मतलब बहुत ही दिल दहलाने वाला सिचुएशन था हम लोग के लिए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, वो जोश नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग क्लास कर रहे हैं आज। आज मतलब आफ्टर 2 days ऑफ द इंसिडेंट हम लोग आज क्लास कर रहे हैं। क्योंकि क्लास क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन इज द ओनली टूल थ्रू व्हिच वी कैन बीट एवरी एनिमी आई गेस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही हम लोग रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ ही हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। ये जो टेररिज्म का रूट्स है ना, उसका मेरे हिसाब से जो मेन रूट कॉज है ना, इलिटरेसी, मतलब अनएडुकेशन। मतलब अनएडुकेशन नहीं, एडुकेशन का ना होना है। अनएडुकेशन करके कुछ वर्ड ही नहीं है। मैं एकदम शॉक में हूँ सच में, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत पहले ऐसा नहीं हुआ था हम लोग के साथ ना, मतलब बहुत बार हो चुका है, लेकिन ये रिसेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था अभी रिसेंटली। क्योंकि बहुत दिनों से हालत कभी अच्छा था, काफी अच्छा था, टूरिज्म चल रहा था जम्मू में अच्छे से। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन हुआ, उस दिन जो टेररिस्ट अटैक हुए, वो जो इनोसेंट लोग जिनका देहांत हुआ है, उन सबके आत्मा को शांति मिले, भगवान से वही प्रार्थना करता हूँ। और वही इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, देश के लिए कुछ करो। देश, इंडिया शुड बी योर प्रायोरिटी, नेशन शुड बी फर्स्ट। समझ में आ रहा है? नेशन के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो, टेक्नोलॉजी लाओ, रिवोल्यूशन लाओ, ताकि कोई भी टेररिस्ट हो आंख उठा के भी ना देख पाए तुम्हारे देश पर। चाइना भी डर जाए, पाकिस्तान भी डर जाए, सारे नेबर्स जो ये सब कर रहे हैं ना हम लोग के साथ, हम लोग के इमीडिएट नेबर्स जो हम लोग के देश में टेररिज्म फैला रहे हैं, वो सब भी डर जाए। वो सब तभी डरेंगे जब हम लोग डेवलप होंगे, जब हम लोग का टेक्नोलॉजी और शानदार होगा, और टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? एजुकेशन के साथ इलिटरेसी जब हटेगा, टेररिज्म का रूट कॉज ही साफ हो जाएगा। एजुकेशन के थ्रू ही रिवोल्यूशन आ सकता है, और लाएंगे हम लोग। एजुकेशन के थ्रू हम लोग मेक इन इंडिया और बुलेट्स बनाएंगे, टैंकर्स बनाएंगे, सब कुछ, डिफेंस सिस्टम भी अपडेटेड, सब कुछ होगा एजुकेशन के थ्रू। तो माय हार्ट इज रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, पढ़ो, अपने लिए भी पढ़ो और देश के लिए भी पढ़ो। क्योंकि ये सब कुछ हम लोग को देश नहीं दिया है। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब क्यों? देश के कारण ही मिला है। इंडिया है तभी मैं हूँ। इंडिया नहीं है तो मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। मेरा नाम, मेरा रिलीजन मैटर नहीं करता है। माई फर्स्ट आइडेंटिटी शुड बी इंडियन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, चलो जोश के साथ करते हैं। हाउस द जोश, जोश के साथ करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, मिलिट्री में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, और इंडिया को चेंज करेंगे। और इसका जो बदला होगा हम लोग अलग तरीके से लेंगे। ठीक है? ओके, लेट्स गो। तो आज जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग का, रियल नंबर्स होने वाला है। ठीक है? आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है क्लास 10 का, इसलिए आराम से देख लो इस चैप्टर को। पहले तो काफी डिफिकल्ट लगता था। डिफिकल्ट तो नहीं लगता था यार, कभी भी नहीं लगता होगा डिफिकल्ट, क्योंकि लेकिन पहले ये लैंडी था, यूक्लियर डिवीजन लेमा, ये कुछ सब कुछ बहुत कुछ था। तो अभी ये सब कुछ सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है ना? तो अभी बेसिकली दो ही टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो एक है प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का क्लियरेंस। टॉपिक का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरत है, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, तो बहुत सारे मतलब क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन से शुरू होगा। मैं सोच रहा था कि बेसिक से कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों का इन सब टॉपिक में अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एचसीएफ एलसीएम करेंगे, चैप्टर खत्म है ना? उसके बाद रेशनल इरेशनल थोड़ा बहुत है। ठीक है? तो प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 2 3 4 5, ये नंबर्स लिख रहा हूँ। इधर लिख रहा हूँ मैं, मान लो थोड़े बड़े नंबर्स लिख रहा हूँ, 12 14 18, ये सब लिख रहा हूँ। ठीक है? तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उसके डेफिनेशन के हिसाब से, दिखाई दे रहा है तुम लोग को शायद से आराम से, उसके डेफिनेशन के हिसाब से उसका दो ही फैक्टर होता है, एक तो वो और एक 1। इसका मतलब क्या है? देखो, डेफिनेशन जब भी बोलते हैं ना मैथमेटिक्स में, काफी कॉम्प्लिकेटेड सुनाई देता है। उसका मीनिंग सबसे सिंपल है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब भाई डिविजिबल, है ना? अगर मैं बोलूं 2 का फैक्टर क्या है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ 2 किस किस से डिविजिबल है। 3 के फैक्टर्स क्या है, मतलब 3 किस किस से डिविजिबल है।
किससे डिवाइड होता है 3? 4 का फैक्टर मतलब 4 किस किस से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो अपने आप से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब उसका दो ही फैक्टर है, एक वो और एक 1। कैसे पता चला? देखो अभी 2 का एग्जांपल लेते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2, और किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है क्या? 2 2 इंटू 1 मतलब सेम ही चीज है यार, 1 इंटू 2 2 इंटू 1, यही दो है ना, मतलब यही है ना, बस इन दो नंबर को यूज करके ही हम लोग 2 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 1 इंटू 2, मतलब 2 किस किस का फैक्टर है? 1 और 2 का, इसके अलावा किसी भी नंबर का नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से 3 अगर हम लोग देखें, 3 किस किस का फैक्टर है? देखो तो, मतलब किस किस से डिवाइड होता है। हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 3 जा 3, 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने से, मतलब नंबर्स होना चाहिए ना, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा होगा क्या? किसी भी इंटीजर्स के दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना, बस यही बन रहा है ना, 1 इंटू 3 3। तो मतलब 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 का दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और दूसरा वो खुद 3। 2 का भी दो ही फैक्टर है, एक तो 1 दूसरा वो ही नंबर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसी तरह से अगर 5 को देखें, 5 का भी दो ही फैक्टर है, देखो ना कौन सा? 1 5 जा 5, और किसी दो नंबर्स मतलब इंटीजर्स को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके मिल सकता है क्या? 5 नहीं मिलता है। ठीक है, फ्रैक्शन के बात नहीं बोल रहा हूं मैं, डिसिपल का बात नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नेचुरल नंबर्स के बारे में बोल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी नेचुरल नंबर अगर होल नंबर पता नहीं है ना, उसके लिए मैंने गाना बनाया है, छोटा सा शॉर्ट है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है नेचुरल नंबर होल नंबर, और ये क्या नेचुरल होल नंबर था और ये क्या था यार, क्या था बोले तो? नेचुरल नंबर था, होल नंबर था। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, ये सब में कंफ्यूजन होता है हम लोग को यार, बचपन में सिखा। इंटीजर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने एक गाना बनाया शॉर्ट्स। तो मैंने एक आइडिया सोचा है, हाँ मैं म्यूजिक भी करता हूँ, गाना भी गाता हूँ, तो आप लोग कमेंट डाउन करना ये आइडिया सही है कि गलत है। देखो हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं ना भूल जाते हैं यार, तो गाना गाने का धुन लेकिन हम लोग को याद रहता है। तो मैंने सोचा है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, उसको अगर हम लोग गाने के हिसाब से आप लोग को दे दे, तब वो तुम लोग आप लोग के लिए क्या होगा? इजी होगा, आप या तुम यार। और मैं कौन था यार, मैं भूल ही गया आज इंट्रोडक्शन देने के लिए, बहुत उदास था, बहुत मेंटली अनस्टेबल था मैं। तो मेरा नाम है रूपक। भैया बोलो, सर बोलो, कुछ भी बोलो यार, नाम डाल के बोलो, रूपक ही बोलो, जो भी बोलना है बोलो, बस पढ़ो अच्छे से। और हम लोग है एडू क्लासेस, हम लोग है गुवाहाटी में, अपना सेंटर ऑफलाइन और ऑनलाइन हम लोग यूट्यूब और वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है, फाइन। आज जोश थोड़ा कम है, पता है सिचुएशन के कारण कम है मेरा जोश थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है 1 इंटू 3। हाँ कहा था मैं? 1 इंटू 3 बोल रहा था। हाँ 5। 5 क्या है? 5 दो ही नंबर से मतलब ये होता है, मतलब 1 और 5, मतलब 5 का दो ही फैक्टर है। तो ये जो एग्जांपल्स दिया है मैंने ना, कौन सा एग्जांपल दिया मैंने? ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये 2, ये 3, ये 5, इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। समझ में आया? जिसका दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक वो खुद ही। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो यहां में देखो ना, यहां में मैंने नंबर्स लिखा था ना, यहां में मैंने नंबर्स लिखा था। 4 मैंने लिखा नहीं था, यूज नहीं किया था ना। तो 4 को देखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 को? 1 4 जा 4। तो अगर यहां में ही खत्म हो जाता ना, मतलब 1 और उसी नंबर का मल्टीपल ही आता 4, तब तो ये प्राइम नंबर था। लेकिन 4 को और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 4 और भी नंबर से डिविजिबल है। किससे? 2 2 जा 4। मतलब देखो यहां में 1 और 4 के अलावा भी और एक फैक्टर है, कौन सा? 2। 4 मतलब 2 का भी फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, कॉम्पोजिट नंबर। मतलब 2 से ज्यादा उसका फैक्टर है ना? 2 मतलब एक तो वो खुद, एक 1, उसके अलावा भी एक नंबर से वो डिविजिबल है। सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉम्पोजिट, ये 12 को भी देखो उसी तरह से। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 1 से शुरू करते हैं, 1 इंटू 12। बस अगर यही आता फैक्टर तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन उसके अलावा भी आ रहा है ना, 2
टू से देखते हैं, 2 6 12, 3 4 12, तो देखो कितने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो 1 से 2 से 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स आ रहे हैं उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो ये बन गया कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल है कॉन्सेप्ट, काफी कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का डिफरेंस पता चल गया। और अभी जो ये मैं लिख रहा हूँ ना, 2 का 12 का 14 का, ये सब में क्या लिख रहा हूँ, फैक्टर्स। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब उसका फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। फैक्टर्स मतलब किस किस से वो डिविजिबल है। सिंपल कॉन्सेप्ट है काफी। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड अगर स्लो हो रहा है तो यार स्पीड अपना यूट्यूब में एडजस्ट कर लेना, अगर फास्ट हो रहा है उसको भी एडजस्ट कर लेना, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ आज, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं, क्या करते थे, अभी मैं एग्जांपल देता हूं 12 का, ठीक है। 12 का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, 12 तो था भाई हम लोग का कॉम्पोजिट नंबर। तो 12 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1 12 जा 12 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। फिर क्या लिख सकते, 2 6 जा 12, है ना। फिर 6 ऐसे लिख सकते हैं, 2 6 जा 12। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 4 जा 12, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो अभी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूँ कि फैक्टर्स क्या क्या है। तो 12 के फैक्टर्स है यहाँ में, देखो हम लोग को पता चल गया, 1 है, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, 12 भी है ना। ये सब 12 के फैक्टर्स है। ये जो हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोले, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, उन्हीं फैक्टर को, फैक्टर्स में से वो नंबर, प्राइम नंबर्स ढूंढने हम लोग को, फैक्टर्स में से कौन से नंबर्स ढूंढने हम लोग को, प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर के हिसाब से ही फैक्टराइजेशन करना है। मतलब 12 को, फैक्टर्स को प्राइम नंबर बना के एक्सप्रेस करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना। 12 के फैक्टर्स लिखना है, लेकिन फैक्टर्स को किन फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। मतलब एकदम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस पता चल गया। यहाँ में देखो, ये तो ये 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 6 के अलावा 2 and 3 भी लिख सकते हैं, है ना। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 and 4 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 and 6। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है सारे नंबर जो फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर के हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है, कैसे करेंगे अभी इसको देख लो आराम से। सारे प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है। बेसिक फैक्टर्स तो पता चल गया तुम लोग को, अभी प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो मान लो 12 है, पता ही है तुम लोग को, 2 6 जा 12, पहला कंडीशन आ गया, है ना। अभी 2 तो प्राइम नंबर है, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, हम लोग को प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए। लेकिन 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो 6 को हम लोग प्राइम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। चलो तो 6 को किस किस के मल्टीपल के हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, तो हो गया खत्म। अभी देखो 2, ये 2 है क्या है, प्राइम नंबर है ना। ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये 3 को हम लोग फिर से ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, कॉम्पोजिट है क्या, नहीं है। इस 2 को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे, 2 2 और 3। क्लियर है ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे भी कर सकते हो आराम से। कैसे करो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 3। वही चीज है, सेम चीज। तो इसको हम लोग 2 into 2 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस साइड से लिखूं ना, 2 स्क्वायर into 3, तो ये हो जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है ना, बहुत इजी है। और एक एग्जांपल दूं क्या, और एग्जांपल देता हूं, चलो 18 का एग्जांपल देता हूं। मान लो ये 18 है, दोनों तरीके से एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 9। आंसर सेम ही आएगा हम लोग का, 2 into 9। देखो
ये तो प्राइम नंबर है, इसको छेड़खानी नहीं करना है। 9 प्राइम नंबर है क्या? 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर इसको ब्रेक डाउन करना है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। फिर ये दो फैक्टर मिल गए 9 के, तो ये प्राइम नंबर है क्या? हाँ प्राइम नंबर है, तो इसको भी छेड़खानी नहीं करना है, तो ये मिल गया हम लोग को। ये प्राइम नंबर है ये भी, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये है 18 के प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ गया ना? इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? अगर ऐसे करना है तुम लोग ऐसे भी कर लो, तो फाइनली सेम ही आंसर आएगा ना, 2 इंटू 3 इंटू 3। और ये इजी हो रहा है, तो जिस भी मेथड से तुम लोग को करना है तो उसी मेथड से कर लो। ऐसे भी ब्रेक डाउन करके कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? बहुत इजी है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को, ठीक है? हेडिंग था ये। क्वेश्चन क्या है? हाँ, एचसीएफ और एलसीएम में एक्सप्लेन करूंगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार देख लो। एक्सप्रेस सिस्टम में प्राइम फैक्टर्स देखो 140, मान लो 140, यहाँ में देखना ही नहीं है सोल्यूशन हम लोग को, ये बुक का क्वेश्चन है यार, सारे सेम है यार। 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? 140 लिख दो, ऐसे लिखो 2 7 ऐसे इजी होता है ना, तो इसलिए साइड में कर लेना वो चीज। 140 था ना, 2 इंटू 70 तो 35, और ये जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, 5 7 है ना? सारे प्राइम नंबर, सारे 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। इस साइड पे सारे प्राइम नंबर ही आएंगे इस मेथड से जब करोगे। समझ में आ रहा है ना? प्राइम नंबर्स ही आएंगे। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 7, वही लिखा है आंसर। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। क्लियर? सारे सेम क्वेश्चन है यार, सारे सेम क्वेश्चन। 3825 इसको करके देख लेना, ये 5 से ही होगा डिविजिबल, 3 से होगा। 5 अगर एंड में आता है तो 5 या 3 से डिविजिबल होता है, ये सब पता ही होगा तुम लोगों को। 10 अगर लास्ट में आता है 2 और 5 से डिविजिबल होता है। अगर नहीं आता है डिविजिबिलिटी का ये रूल्स, मुझे बोल देना, मैं सिखा दूंगा आराम से। क्लियर है? तो ये सारे सेम क्वेश्चन है यार, इसको डिवाइड ही करना है ऐसे, इसी तरीके से आंसर आ जाएंगे। आई गेस ये कर पाओगे, बहुत इजी है, इसको करके टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। चलो, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे लिख के मजा आ रहा है यार, हैंड राइटिंग मेरा सुधर रहा है, मतलब इस बोर्ड में थोड़ा सा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दो चीज है। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब तो पता चल गया है कि मतलब फैक्टर मतलब किस किस नंबर से वो डिविजिबल है। फैक्टर का मतलब वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन चीज कब होगा? दो चीज के बीच में होगा ना, 2 या 3 चीजों के बीच में हो सकता है कॉमन फैक्टर। ऐसे बोलते हैं ना, शाहरुख और सलमान में कॉमन क्या है? मान लो एक एग्जांपल देता हूं, चलो, पाकिस्तान और चाइना में कॉमन क्या है? पाकिस्तान और चाइना में कॉमन ये है कि दोनों इंडिया के दुश्मन है भाई। तो कंपैरिजन में दो चीज में कर रहा हूं, है ना, दो देशों में कर रहा हूं। तो जब भी कॉमन निकालना होगा ना, तो और इंडिया और चाइना में कॉमन क्या है? दोनों का इकोनॉमी काफी अच्छा है। पाकिस्तान और चाइना में कॉमन कुछ होगा क्या इसके अलावा? नहीं होगा भाई। पाकिस्तान का इकोनॉमी नेगेटिव में है और इंडिया का काफी ऊपर है उससे। ठीक है, हम लोग बाकी देश के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू डेवलप नेशंस। समझ में आ रहा है? डेवलप देशों के साथ कॉम्पीट करो यार, ये तो कॉम्पिटिशन में आता ही नहीं भाई, ये है ही नहीं, माना नहीं, वो है ही नहीं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर कब निकालेंगे? मतलब 2 नंबर गिवन हो गए या 3 नंबर गिवन होगा, उन चीजों के बीच में फैक्टर। देखो मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये 12 है, मान लो ये 16 है। मैन्युअली करके देखते हैं पहले, ये मेथड में नहीं आता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 12 और 16 में
कौन से फैक्टर्स कॉमन है वो देखेंगे और उनमें से कौन सा हाईएस्ट है, सबसे बड़ा वाला नंबर। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है देखेंगे और उन दोनों में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो अगर नॉर्मली करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे ना, 12 का देखो यार 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 है ना, और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 16 का देखो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 का फैक्टर है, 4 इंटू 4 का फैक्टर है, और किसी का फैक्टर है क्या, नहीं है। तो अभी देखो 12 और 16 में कॉमन क्या क्या है, 12 और 16 में कॉमन क्या क्या है देखो। नॉर्मली अगर करेंगे, अगर मेथड पता नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। आज अगर ऐसे समझ लोगे ना, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, बेसिक से बोल रहा हूँ आराम से। 12 और 16 में कॉमन क्या क्या है देखो यार, 2 कॉमन है क्योंकि दोनों में 2 है, 2 इसलिए एक कॉमन फैक्टर 2 है। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 4 है, 4 है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर 4 है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर ये दो ही है, 2 एंड 4 है ना। 3 तो नहीं है, नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है ना। तो अभी देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4, तो इसका HCF हो जाएगा 4। एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग, शायद से गलत भी हो सकता है, देख लेते हैं एक बार, है ना। तो अभी ये तो बहुत लंबा, बहुत टाइम जा रहा है सर जी, ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ये बस दिखाने के लिए बोल रहा था मैं। तो एक्चुअली में हम लोग कैसे करेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आ गया तुम लोग को आराम से। यहाँ मैं 12 का लिखता हूँ, मैं MA60 का लिख लेता हूँ बाई चांस। कोई कोई साइड एक साथ भी कर लेता है भाई, एक साथ भी कर सकते हो, मैं सिखाने के लिए इजी होगा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरह से 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्लियर है, किसी को भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखो 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, और आगे 3 है, 2 इंटू 3, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार, तो 2 का पावर 4। ऐसे ही लिख लेना, जब भी हम लोग HCF या LCM निकालेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तुम लोग ऐसा एक्सप्रेस कर देना। अगर दो दो है ना तो 2 का स्क्वायर लिख देना, 2 3 है तो 2 का क्यूब लिख देना, 3 2 है तो 3 का स्क्वायर लिख देना। समझ में आ रहा है ना बेसिक चीज। तो अभी देखो, अभी HCF निकालना है, HCF ऑफ 12,16 क्या होगा पता है। HCF देखो यहां में देखना है, सुनना एकदम ध्यान से सुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉन्ट्राडिक्शन कहां में होता है, यहां में गलती होता है। कॉमन पहले तो देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। दोनों में कॉमन फैक्टर भाई एक ही है, कौन सा है, 2 है। क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। 3 है क्या दोनों में, तो 3 तो कैंसिल है, 3 एक में ही है, एक में नहीं है, तो दोनों में कॉमन बस 2 है, तो 2 लिख दिया। अभी यहां में 2 का पावर 2 है, यहां में 2 का पावर 4 है, यहां में 2 का स्क्वायर है, यहां में 2 का पावर 4 है। अभी 2 का स्क्वायर लिखेंगे कि 2 का पावर 4, हमेशा याद रखना हाईएस्ट में लोएस्ट पावर लिखना, एकदम इजी ट्रिक। बड़े में छोटा, हाईएस्ट में लोएस्ट। HCF में लोएस्ट पावर लिखेंगे कॉमन फैक्टर का, क्लियर है। HCF में हम लोग लोएस्ट याद रखना, हाईएस्ट में लोएस्ट, लोएस्ट में हाईएस्ट वो आएगा, अभी हाईएस्ट में लोएस्ट, बस ऐसे याद रखना। तो HCF निकाल रहे हैं, इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन सा है, ये 2 है, तो 2 लिख दिया, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो वही तो आंसर आया था हम लोग का, ये 4। तो यहां से भी हम लोग का आंसर कितना आया 4, तो HCF कितना आ रहा है 4। समझ में आ गया ना, क्लियर है, बहुत इजी ट्रिक है, ऐसे निकाल सकते हो HCF, ठीक है। अगर LCM निकालना है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, फिर इन्हीं दो नंबर का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर अलग नंबर होगा तब कंपैरिजन करने में दिक्कत होगा। अभी कंपेयर करके देखेंगे, देखो
ये टाइम अभी स्लो लग रहा है, मतलब लेकिन बहुत जल्दी कर सकते हैं यार, बहुत हल्का क्वेश्चन है। 12 और 16 का एचसीएफ समझ में आ गया, 12 और 16 का एलसीएम अभी एक लाइन में भी लिख के कर सकते हो तुम लोग यार, पहले ऐसे कर लो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो ना, कुछ भी क्वेश्चन हो जाएगा यार। ठीक है, सेम यार 2 6 2 3 ऐसे ही लिखा था, वही फैक्टर्स निकाले हुए हैं मैंने, फिर से दिखा रहा हूँ मतलब कंपेयर करने के लिए बस। तो बस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब यहां में भी ऐसे ही लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। और 16 में क्या लिखना है, 2 का पावर 4। देखो अभी हम लोग निकाल रहे हैं एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ का उल्टा है, समझ में आ रहा है, एलसीएम एचसीएफ का उल्टा है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, पहले कॉमन वाले नंबर लिखते थे, यहां में कॉमन हो कि ना हो सारे नंबर्स लिखने हैं सारे, है ना। यहां में अनकॉमन नंबर कौन सा है, 3, तो 3 लिख दिया मैंने, पूरा उल्टा अप्रोच, देखो 3 लिख दिया मैंने, यहां में 3 को हटाया था, एलसीएम में 3 को लिख दिया मैंने। और इसके बाद कॉमन देख लें, कॉमन कौन सा नंबर है, दोनों में 2 है, कॉमन को लिख दिया। एचसीएफ में क्या कहता है, हाईएस्ट में लोएस्ट लिखा था ना पावर, 2 का पावर यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 का पावर कितना है, 4 है। लेकिन एलसीएम में क्या होगा, लोएस्ट में हाईएस्ट लिखेंगे, हमेशा उल्टा होता है। तो 2 का पावर कितना लिखेंगे हमें, 4। तो एलसीएम देखो ज्यादा आएगा आंसर, 3 2 का पावर 4 मतलब कितना होगा भाई, बहुत ज्यादा होगा, 2 2 जा 4 मतलब 2 का पावर 4 मतलब 16 होगा, 16 इंटू 3 48। तो ये होगा एलसीएम। अभी एलसीएम देखो, तुम लोग एक चीज पूछ सकते हो यार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सर हाईएस्ट वर्ड में आ रहा है हाईएस्ट, उसका वैल्यू आ रहा है छोटा, और एलसीएम वर्ड में आ रहा है लोएस्ट, उसका वैल्यू आ रहा है बड़ा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन टेबल आएगा ना 12 का, समझ लो प्रैक्टिकली, और 16 का जो मल्टीप्लीकेशन टेबल आएगा ना, वहां से स्टार्ट होगा। मतलब पहले में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं, मतलब 12 को डिवाइड कर देते किसी नंबर से, है ना। और एलसीएम में उल्टा 12 का मल्टीप्लीकेशन टेबल, मतलब 12 के मल्टीप्लीकेशन टेबल और 16 के मल्टीप्लीकेशन टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा, सबसे छोटा वाला। बहुत सारे नंबर कॉमन आ सकते हैं दोनों के मल्टीप्लीकेशन टेबल में, है ना। तो पहला जो नंबर कॉमन आएगा, मतलब एकदम छोटा वाला पहले जो मिलेगा कॉमन, उसी को हम लोग बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसलिए एलसीएम का वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन के बारे में बोल रहे हैं। 12 और 16 का एचसीएफ मतलब उन दोनों का फैक्टर्स, मतलब 12 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 16 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने वाले नंबर से वहां से कॉमन निकालेंगे, उसका हाईएस्ट नंबर एचसीएफ है। एलसीएम मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन टेबल, उनका मल्टीप्लीकेशन टेबल में जो पहले कॉमन नंबर आएगा। सिंपल है ना, बहुत इजी है, इतने डिटेल्स में शायद से कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो, बस हो गया। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गया, इतना ही है भाई। अगर 3 नंबर होगा, 3 नंबर में भी हम लोग सेम प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 26 और 91। देखो इसका निकालते हैं हम लोग पहले। क्या कर देना, पहले रफ में लिख लेना 26 का ऐसे, 91 को भी लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 12 को 26 को 2 से स्टार्ट करते हैं ना। चलो आगे जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है ना, इससे आगे जाएगा ही नहीं, है ना। प्राइम नंबर मैंने बोल दिया ना, प्राइम नंबर फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया पहले जाके देख लो थोड़ा सा, आगे मैं टाइम स्टेप दे दूंगा वहां में, ठीक है। अभी 91 को देखो यार, 91 तो खतरनाक नंबर आ रहा है, ये प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर तो नहीं होगा सर। देखो जब भी 1 आता है ना लास्ट में, प्रोबेबिलिटी वो 3 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो, प्रोबेबिलिटी होता है, या तो 11 से हो, 3 7 11। तो अभी देखते हैं 3 से डिविजिबल है क्या ये नंबर, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। 3 3 9 नहीं होगा डिविजिबल, रिमाइंडर आएगा। तो मैंने क्या बोला, 3 से अगर यूनिट डिजिट में 1 हो ना, तो ये लेक्चर ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे अलग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये बाद में भी काम आएगा। अरे यही सब जो मैच होता है यार, बैंकिंग हो, वो जो एसएससी सीजीएल हो, ये सीसेट हो यूपीएससी का, अगर इसका फाउंडेशन तगड़ा हो जाए ना तुम लोग का, एनसीईआरटी का फाउंडेशन
ये 8 9 10 का मैथ्स ना, तो कोई भी यार स्टेट लेवल का सीसेट का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग हो, वो तुम लोग आराम से क्रैक कर सकते हो इजीली अगर फाउंडेशन तुम लोग का क्लियर है ना। बाद में बस स्पीड अप करना है, उसके लिए शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा शॉर्टकट खुद ब खुद निकल जाता है यार, प्रैक्टिस करते करते। उसका भी ट्रिक दे दूंगा मैं, ठीक है। अभी देखो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 91। मैंने बोला कि देख लेते हैं कि 3 का फैक्ट 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 7। 7 से देख लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7, 2 बच गया 21। ये तो पता है डिवाइड करना, तुम लोग को आता ही है फैक्टर निकालना। 7 1 जा 7, 21 7 30। देखो फिर से यहाँ में 13 आ गया, है ना। मतलब ये 13 तो प्राइम नंबर है, इसके आगे ये जाएगा ही नहीं। तो 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है ना। तो अभी HCF निकालना है। अगर HCF के लिए मैंने क्या बोला था, दोनों में कॉमन नंबर क्या है उसी को लिखना है बस। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 13 है, यहाँ में भी 13 है, तो HCF हो जाएगा 13। एलसीएम में क्या होगा, मैंने उल्टा बोला था कि अनकॉमन नंबर कौन से हैं उसको लिख लो पहले। अनकॉमन अनकॉमन आ गया था यार मुंह से। अनकॉमन नंबर कौन से होंगे, देखो 2 इसमें है, लिख लिया। 7 इसमें है, लिख लिया। तो इसी में ही है ना, दोनों में नहीं था, अनकॉमन है तो इसको लिख लिया मैंने। 7 इसी में, इसको लिख लिया। और दोनों में लास्ट में कॉमन क्या है उसको देखना है, 13 है। तो बस यही है आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर देना, 182 आ जाएगा। ये 13 ही है। ये हो गया HCF और LCM। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हाँ ध्यान से सुन लेना। तुम लोग को पता करना है अगर तुम लोग का HCF LCM सही है कि गलत है। जो तुम लोग ने HCF और LCM निकाला है ना, वो सही है कि गलत है, कैसे पता करोगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये है, हाँ ध्यान से देखो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों, है ना। अभी कामदान हो जाओ, मैं भी थोड़ा सा ये था, थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर के बीच में निकालने दिया है ना HCF और LCM। 3 नंबर होने से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 2 नंबर के बीच में दे रहा है निकालने के लिए HCF और LCM, ठीक है ना। ये 2 नंबर के लिए मैं लिख रहा हूँ, अभी 2 नंबर के केसेस के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर मतलब जिन दोनों नंबर का HCF या LCM निकालने बोला है, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM। जो 2 नंबर गिवन है उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो तुम लोग का आंसर निकला है HCF और LCM का, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मतलब सर, मतलब देखो यार, यहाँ में किस किस नंबर का LCM निकालने और HCF निकालने बोला था, 26 और 91। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 एंड 91 करो, और HCF और LCM कितना आया, 13 आया। HCF LCM कितना आया, 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, आएगा 2366 आएगा। यहाँ में दिया था मैंने मल्टीप्लाई करके, इसलिए नहीं देखा है, चीटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, कौन टाइम वेस्ट करेगा इतना। कर सकते हो टाइम वेस्ट, मतलब वही तो करना है एग्जाम में, कि ये सिंपल चैप्टर है, कुछ है इसमें कैलकुलेशन करना है बस। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अगर तुम लोग का आंसर सही होगा ना भाई, तो ये एप्लीकेबल होगा। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है। अगर दूसरा, ये दोनों तुम लोग होमवर्क कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है काफी, ठीक है। अगर करना है तो देख भी सकते हो यार, मतलब सेम ही है यार, क्या ही बोलूं मैं। एक करके देखोगे क्या, पॉज करके खुद देख लो यार। 510 एंड 92 पॉज करो, पॉज करके देखो। मैं पॉज नहीं हो रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तुम लोग पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, देखना मत भाई, आंसर मत देखना ठीक है। देख के क्या ही होगा, खुद करके देखो। अगर समझ में नहीं आया ना, फिर से देखो वीडियो को, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 510 10 आ रहा है ना, 0 आ रहा है लास्ट में, तो 0 अगर लास्ट में आएगा डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा। बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, है ना। तो 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, देखो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा डेफिनेटली। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255 आ गया। 5 आ रहा है, अगर लास्ट में 5 आता है ना, तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। फिर 5 ये आ रहा है,
कि ये आना चाहिए यार, यहाँ में कुछ गलत लिखा है शायद से, या मैंने कुछ गलती क्या है शायद से, देख लेता हूँ एक बार ठीक से। 510 2 2 जा 4, एक बज गया, 55 ही आ रहा है। इतना ही होगा, 17 नहीं होगा, वहां में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ आंसर में कुछ गड़बड़ है यहाँ में। फिर उसी तरह से 92 को भी हम लोग ऐसे से निकाल लेंगे यार। 92 है तो 2 होगा तो लास्ट में तो टेंशन ही नहीं। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ यार क्रॉस चेक, मुझे खुद पे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब कैसे गलत हो गया ये, मैंने नहीं किया था, मतलब ये क्या था, सॉल्व क्या हुआ था ये। तो एक बार फिर से देख लेता हूँ, 510 को 2 से डिवाइड करता हूँ यार, देखते हैं यार, ऐसे करके देखते हैं यार। इतना ही आएगा, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ भाई। फिर 5 से क्या 55, 3 से भी जाता है क्या, एक बार 3 से देख लेते हैं हम लोग, चलो 3 से करके देख लेते हैं। 3 से जाना तो नहीं चाहिए और जाएगा। 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, ऐसे भी करके देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। फिर से 3 से जाएगा क्या, 3 2 जा 6, 25 नहीं जाएगा 3 से, 5 से ही जाएगा अभी। 5 1 जा 5, 5 7 जा, हाँ यही आएगा आंसर, 2 3 5 17। ठीक है ठीक है, हम लोग ने डायरेक्ट 3 को स्किप किया था ना, मतलब देखो एक लेसन तुम लोग ने क्या सिखाई इसमें कि देखो हम लोग स्मॉलर नंबर से ट्राई करते जाएंगे, डायरेक्टली बड़े नंबर से जंप नहीं करेंगे। ठीक है, पहले 2, फिर देख लेना 3, फिर देख लेना 5, समझ में आ गया ना। मैंने ये देखो करने के टाइम में ये छोटे मोटे मिस्टेक्स ये हम लोग से ही कभी कभी हो जाता है, तो तुम लोग से तो होने का चांसेस और ज्यादा है ना, कॉन्सेप्ट में ये। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये मैंने लास्ट टाइम शायद से कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन में यही ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो इसमें तो तुम लोग को पता ही होगा, बाकी निकाल दोगे तुम लोग आराम से, है ना। 92, 92 का कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा, इतना ही होगा। 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है सही है। तो 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अभी HCF कैसे होगा, HCF कैसे निकालेंगे हम लोग। HCF अगर निकालना है तो दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन नंबर क्या, लेकिन और एक स्टेप देखो, इसलिए हर बार एक स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए। कौन सा, देखो 2 एक ही है यहाँ में, एक ही है, 3 एक ही है यहाँ में, एक ही है, 5 एक ही है, एक ही है, 17 एक ही है, एक ही है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ में देखो ना 2 इंटू 2 है और इंटू 23, 2 इंटू 2 का मतलब कितना होगा, कितना होगा बोलो, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 23, ये आ रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो अभी देखो कितना हो जाएगा HCF, कॉमन दोनों में क्या है 2, 2 को लिखेंगे, और हाईएस्ट में कौन सा लेते हैं, लोएस्ट। तो इन दोनों में यहाँ में पावर 2 है, यहाँ में 1 है, तो कौन सा लेंगे, लोएस्ट, मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2 है, तो HCF होगा 2, आंसर आ जाएगा 2 HCF का। ठीक है, उतना ही होगा यार, वही है गिवन है। ठीक है, एलसीएम सेम यार, पहले यूनिक नंबर सारे लिख लो, क्या क्या अलग अलग नंबर है, 3 है, 5 है, 17 है, लिख लिया। यूनिक मतलब दोनों में ये नंबर प्रेजेंट नहीं है, 3 दोनों में है क्या, नहीं है, 5 दोनों में है क्या, नहीं है, 17 दोनों में है क्या, नहीं है। तो सारे जो कॉमन नहीं है उसके अलावा बाकी नंबर्स लिख लो। 23 दोनों में नहीं है, लिख लिया, जो कॉमन नहीं है, उल्टा मतलब HCF का। अभी कॉमन क्या है वो देखेंगे, कॉमन दोनों में क्या है 2 है, और लोएस्ट में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर ये होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर क्रॉस चेक कैसे करेंगे, दो नंबर है, मतलब 510 और 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और जो HCF आया है, LCM आया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे मूव करते हैं। अभी देखो 3 नंबर अगर गिवन है, सेम प्रोसीजर है यार, सेम प्रोसीजर है,
12 है, 15 है, 21 है। ये तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार। हाँ, पता चल गया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। डायरेक्ट ही कर सकोगे तुम लोग यार, अभी सिखा रहा हूँ ना इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, मैक्सिमम लोग डायरेक्ट करते हैं। देखो 12 कितना होता है, 2 इंटू 6। 6 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 3। इससे ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है। 15 कितना होता है, 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली। 3 से नेक्स्ट देखते हैं, 3 इंटू 5। इससे आगे कुछ है क्या, दोनों प्राइम नंबर है, नहीं होगा। इससे आगे कुछ नहीं है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इससे आगे ब्रेक नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टर ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वही होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 इंटू 5 ही हो गया, आगे लिखेंगे नहीं। चलो 21 को लिख सकते हैं, 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 3 से है, 3 इंटू 7। ये दोनों भी प्राइम नंबर आ गए। 3 है, दूसरा कौन सा नंबर है, 7 है। तो इसको भी आगे और कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम फैक्टर ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। अभी HCF का मतलब क्या है, सेम चीज यार, सेम चीज। HCF मतलब तीनों में कॉमन देखना है। अभी दोनों में कॉमन होने से नहीं होगा, तीनों में कॉमन चीज क्या है, देखो चेक करते हैं। 2 इसमें है, इसमें 2 है क्या, नहीं है भाई, 2 तो कैंसिल है, 2 कैंसिल है। अभी 3 है यहाँ में, 3 इसमें है, इसमें है 5, इसमें है, इसमें है 5, इसमें है, इसमें है 5। इसके अलावा यहाँ में कुछ नंबर है क्या, पहले वाले में नहीं है। तो इसमें अगर नंबर है ही नहीं, चेक क्या करना, कॉमन तो होगा ही नहीं, तीनों में नंबर बचे ही नहीं है अभी पहले वाले में चेक करने के लिए। तो HCF कितना हो गया, 3। उतना ही होगा आंसर यार, 3 HCF। क्लियर है। एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम में क्या बोला मैंने, कॉमन तो देखना नहीं है। जितने भी कॉमन के अलावा बाकी जो नंबर्स है, कॉमन के अलावा बाकी नंबर क्या था भाई, बाकी नंबर था यहाँ में सर 3 तो कॉमन था सब में, 3 तो HCF में भी लिख लिया था। इसके अलावा यहाँ में क्या था, 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ में 3 कॉमन, 3 के अलावा बाकी लिख रहे हैं। हाँ 5 था, तो 5 लिख लिया सर। रुको मैं इन दोनों में चेंज कर लेता हूँ। हाँ, एक में रेड करता हूँ, एक में ब्लैक, सही है। अभी देखो फैसिलिटीज देखो, 5 है, 5 लिख लिया मैंने, 7 है, 7। अभी तीनों में कॉमन क्या था, 3। 3 का अभी देखो, 3 का हाईएस्ट पावर लिखते हैं एलसीएम में, है ना। लेकिन तीनों में 3 का पावर 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, इसमें कुछ नहीं 1 ही है। तो यही होगा आंसर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 420। मल्टीप्लाई करके देखो यार, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, उतना ही होगा। इजी है काफी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से ये कर पाओगे तुम लोग, ये दोनों एग्जांपल्स सेम ही तरीके से सारे क्वेश्चंस है, इसलिए नहीं, बहुत इजी चैप्टर है यार। मैं 2 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये इजी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ही अगर सारे करवा दूंगा कुछ फायदा ही नहीं है। सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। अगर देखना है फिर भी देख लो यार, 7 13 19, चलो यार 17 17 भाई नंबर ही प्राइम है ना 17। तो हम लोग इसको क्या ही लिख सकते हैं, 1 इंटू 17। दूसरा नंबर क्या, 23, ये भी प्राइम नंबर है, 1 इंटू 23। 29 ये भी प्राइम नंबर है। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, 29 क्यों कर दिया मैंने ये क्वेश्चन। HCF में क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है भाई, 1 है, तो 1 लिख लिया। LCM में क्या हो गया, कॉमन के अलावा, मतलब तीनों में कॉमन 1 है, उसके अलावा बाकी नंबर लिखते हैं। बाकी नंबर में क्या क्या आ गया, 17 आ गया, 17 लिख लिया। इसमें बाकी बचा क्या है, 23, 23 लिख लिया। 29, 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा, बस खत्म है कहानी। समझ में आ गया, आ गया बच्चों। अभी देखो, हाँ गिवन द HCF 306, फाइंड द LCM। हाँ एकदम इजी। देखो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग गिवन है। गिवन द HCF ऑफ, मतलब 2 नंबर्स है। हाँ इसका सॉल्यूशन नहीं लिखते यार, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। नंबर क्या क्या था यार, कौन देखेगा सॉल्यूशन, 306 657, 306 और 657, ये दो नंबर है। इन दोनों नंबर का जो HCF है ना क्वेश्चन में देखो,
HCF गिवन है तुम लोग को, कितना है? HCF इज 9। इन दोनों का HCF कितना गिवन है? 9 गिवन है। LCM फाइंड आउट करना है ना? तो अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने एक फॉर्मूला बोला था, उससे ही होगा, है ना? HCF, एक दोनों क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं क्या? HCF को मैं 9 लिख रहा हूँ, इसको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ठीक है? अभी अलग अलग लग रहे हैं शायद से, एक 9 है यार, एक क्वेश्चन मार्क है यार, पता नहीं इसका, मेरे को पता नहीं, ब्लैंक रख रहा हूँ मैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो अभी देखो, आराम से समझते हैं। फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। यही फॉर्मूला था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 306 इंटू 657, ठीक है? ठीक है ना? और HCF इंटू LCM, HCF पता है हम लोग को 9 है, LCM पता ही नहीं है, ऐसे लिखेंगे। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे, LCM इक्वल टू कितना आ जाएगा? 306 इंटू 657, दिखाई दे रहा है शायद से सबको? ये 9 डिनोमिनेटर में आ गया, 3 से काट दो, है ना? फिर से 3 से डिविजिबल होगा क्या? देखो देखो, 3 2 6, 3 2 6, हाँ जाएगा। 3 2 6, 5 को कितने? 3 1 3, 27, 3 9 27। अभी 103 इंटू 20, LCM कितना होगा? 103 इंटू 219, वही है आंसर, चेक कर लो, मल्टीप्लाई कर देना। 106 इंटू 319, अरे वही है यार, वही होगा, 2233, वही आंसर, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन बहुत लोगों को मतलब कंफ्यूज करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इजी लगेगा। सॉल्यूशन में क्या एक्सप्लेन क्या है ये सब पढ़ना नहीं है तुम लोग को, ठीक है? बस ये चीज चेक करो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है। चेक वेदर 6, मैं सॉल्यूशन क्यों लिखा है पता है? ये याद लिख के देता है, मतलब इस चैप्टर का सारे सॉल्यूशन से लिखना होता है, लेकिन मैं लिखने का ट्रिक बोल रहा हूँ, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट समझ लो। Check whether 6 to the power n can end with a digit number 0 in any natural number, blah blah blah। मतलब 6 to the power n मतलब बोला है 6 का पावर क्या है पता नहीं है ना? सॉल्व करके जो आंसर आएगा 6 के पावर में कुछ भी लगाने के बाद कभी भी, जैसे कि देखो यार 6 का पावर 1 कितना है? 6 का पावर 2 कितना है? 36। बोला ऐसे 6 का पावर कुछ ऐसा लगाने से ये जो यूनिट डिजिट है ना, मतलब उसमें 0 आएगा क्या? मतलब ऐसा कुछ 60 जैसा कुछ आएगा क्या? पूछ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट में ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उसके यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है क्या? मतलब 70 80 ऐसा कुछ नंबर। यूनिट डिजिट में 0 आने का मतलब क्या है भाई? वो 10 से डिविजिबल होगा नंबर, है ना? किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट में 0 है, 80 में यूनिट डिजिट में कितना है? 0 है, मतलब 10 से डिविजिबल होगा। 60 10 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट में 0 आया ना, वो 10 से डिविजिबल होगा ही। और 10 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है? 10 किसका फैक्टर है? ध्यान से सुनो, 10 किसका फैक्टर है? 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगी अगर, मतलब 2 और 5 का फैक्टर है ना? मतलब जो 10 है 10 से डिविजिबल होगा। 10 मतलब किसका फैक्टर है? 2 और 5 का। मतलब कोई भी नंबर, सुनो, अगर कोई भी नंबर के एंड में 0 आए तो वो 10 से डिविजिबल होगा, मतलब वो किसका फैक्टर होगा? 10 से डिविजिबल होगा, मतलब 10 किसका फैक्टर है? 2 और 5 का, मतलब वो नंबर भी 2 और 5 का फैक्टर होगा डेफिनेटली। अभी 6 को देखते हैं। 6 हम लोग को गिवन है नंबर 6 है, तो 6 2 और 5 का फैक्टर है क्या? नहीं है। 6 किसका फैक्टर है? देखो 2 और 3 का, है ना? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 टू पावर n। लेकिन हम लोग को क्या पता है? अगर n में 0 आना चाहिए, n में 0 कब आता है? वो अगर 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल होगा मतलब 10 किसका फैक्टर है? 2 और 5 का। ये 2 और 5 का तो फैक्टर नहीं हो रहा है, ये किसका आ रहा है? 2 और 3 का। तो n में कभी पॉसिबल है क्या 0 आना? नहीं होगा। तो उसी को लिखना है कि इफ एनी नंबर्स एंड्स विथ 0 दैट मींस इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, है ना? 10, अंग्रेजी में इट शुड बी डिविजिबल बाय 10।
which is a factor of 2 and 5. Here the factor of 6 is 2 into, यही लिख दो ब्रेक डाउन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन करके. Here clearly it is not in factor of 5. 2 तो है इसके फैक्टर में, लेकिन 5 नहीं है ना. 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 5 इसमें चाहिए था. 5 तो नहीं है, 3 है. Clearly it is not in factor of 5. That is why it won't end with digit 0. Simple. समझ में आ गया ना? एकदम क्लियर है. मतलब फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. कोई भी नंबर दे, अगर बोले कि 10 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल मतलब 0 है कि नहीं एन में. एन में 0 कब होगा? जब 10 से डिविजिबल होगा. 10 से डिविजिबल मतलब 10 किसका फैक्टर है? 2 और 5 का. क्लियर? तो जो नंबर गिवन होगा वो भी 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए. ये तो 2 का फैक्टर था, लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है 6, तो इसलिए ये नहीं होगा. क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कॉम्पोजिट नंबर. अरे यार ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है. कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या है? प्राइम नंबर जो नहीं है. प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? जिसमें दो ही. प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसमें बस दो ही फैक्टर रहते हैं. वो तो एक वो खुद और दूसरा 1. उसके अलावा अगर किसी का फैक्टर बन जाए कोई नंबर, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर ही होगा. तो बोला है भाई, ये जो नंबर गिवन है, देखो यहां मैं लिखता हूं. नंबर कितना गिवन है हम लोग को? 7 into 13 in 7 into 11 into 13. Sorry, 7 into 11 into 13 plus. अरे 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 भाई साहब क्या कर रहा हूं मैं? गर्मी लग रहा है यार काफी. वो एसी ऑन है क्या ऑफ है? एसी ऑफ है शायद से आज. मैं खत्म हूं भाई, खत्म. गर्मी में खत्म हूं मैं. +13. ये एक नंबर गिवन है, मान लो ये नंबर ए है गिवन. दूसरा नंबर कितना गिवन है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. बाप रे बाप. +5. दूसरा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. है ना? यही बोला है. ये नंबर ए है, मान लो ये नंबर बी है. बोला है कि ये कॉम्पोजिट. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो तो. अभी क्वेश्चन में बोला आर कॉम्पोजिट नंबर. ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं है पूछ रहे भाई. बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है. मतलब ये दिखाना है कॉम्पोजिट नंबर मतलब अलग अलग नंबर के फैक्टर होगा ये 1 और उसके अलावा उस नंबर के अलावा. या हमें तो नंबर कुछ पता ही नहीं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उसके. अलग अलग नंबर्स होंगे, दो अलग अलग नंबर्स फैक्टर होंगे. ठीक है. तो पहला नंबर अगर हम लोग देखें 7 into 11 ए नंबर into 13 plus 13. तो इस इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 ले लिया कॉमन, तो कितना बचा? 7 into 11 plus 1. इतना बचा ना 13. 7 into 11 कितना हो जाएगा? 77 plus 1. 13 into 77 plus 1 कितना हो जाएगा? 78. ये मतलब देखो ये प्राइम फैक्ट. देखो ये कॉम्पोजिट नंबर ओबियसली है. देखो 78 को फिर से हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना प्राइम नंबर्स में, है ना. बहुत सारे 78 के भी और अलग अलग फैक्टर्स मिल जाएंगे. तो देखने में ही लग रहा है भाई ये तो प्राइम नंबर था. ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है. 78 के बहुत सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं. तो देख के पता चल रहा है कॉम्पोजिट नंबर है. कॉम्पोजिट नंबर क्या मतलब? बहुत सारे जिसके फैक्टर्स हो उस नंबर के अलावा. तो यही है, ये लिखा होगा यहाँ में. यही एक्सप्रेस कर दिया. देखो ब्रेक डाउन कर दिया 78 को ब्रेक डाउन कर दिया. वही मैंने बोला था तुम लोग को. 78 मतलब अलग अलग नंबर का फैक्टर है. तो इसको लिख देना, फिर 78 को ब्रेक डाउन कर देना. मतलब पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है. 3 नंबर तो क्लियरली दिखाई दे रहे फैक्टर्स इसके. ठीक है. उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट जो बी वाला पार्ट है उसको भी सेम तरीके से कर लेना तुम लोग, है ना. सेम तरीके से कैसे करोगे? मैं आधा कर देता हूँ, तुम लोग कर लोगे कंप्लीट. या करना है तो कर ही देता हूँ. चलो पहले कॉमन लेंगे. पहले स्टेप में दोनों में कॉमन कितना है? 5. 5 ले लिया कॉमन. 5 अगर कॉमन लेंगे कितना बचेगा यहाँ में? 7 into 6. 5 तो गया कॉमन. 4 into 3 into 2
इंटू 1 ही लेता हूँ चलो, और 5 चला गया था यहाँ में कॉमन, ये कॉमन आ गया था 5, तो 1 बचेगा। तो अभी मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है ना। 7 6 42, असमीज में बोलते हैं 42, हिंदी में भी शायद से उसी को बोलते हैं 42 बोलते हैं शायद से, है ना। शायद से क्यों बोल रहा हूँ, मैं आसामीज मीडियम में बचपन में याद किया था भाई, हम लोग के यहाँ में 7 6 42, 7 42 बोलते हैं, और हिंदी में पढ़ा था 42, सेम ही है ऑलमोस्ट, तो इसलिए शायद से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना मेरा, ठीक है। तो 7 6 42, 42 इंटू 4, अरे यार कौन करेगा इतना, इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6, कर ही देता हूँ। तुम लोग सोचोगे सर ही यार पाला मार रहे हैं, हम लोग के यहाँ में बोल रहे हैं, मतलब पाला मारना मतलब स्किप करना, सर ही यार पाला मार रहे हैं, पाला मार रहे हैं मतलब पाला मार रहे मतलब बहाना बना रहे हैं यार, स्किप कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ यार, सर को भी बोर लग रहा है। सच में यार चैप्टर इतना हलवा कैसे हो सकता है यार, इतना इजी है, ज्यादा इजी है ना, मतलब कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। 7 6 42 करोगे, और आगे कितना बचा, 4 इंटू 3 12, 12 2 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यार, चलो कर देते हैं। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 10 1 0 0 8 प्लस 1 1 0 0 9, तो ये किसका फैक्टर है, 5 इंटू 1 0 0 9, शायद से कैलकुलेशन मैंने सही किया है, देख लेते एक बार। यस यस, वही लिखा है यार, दिस गिवन एक्सप्रेशन है इट्स फैक्टर देयरफॉर इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका फैक्टर क्या है, 6 और 13 है, और यहाँ में भी हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, 7 इंटू 1 5 इंटू 1 0 0 9। तो देखो यार फर्दर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन वही है ना, मतलब दो अलग अलग नंबर के फैक्टर मिल गए, मतलब ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम कॉमन सेंस बोलो, हाँ कॉमन सेंस लगाओ यार, ये प्राइम नंबर कब होता, इन दोनों में एक क्या होता, अगर 1 होता है, इन दोनों में से एक क्या होना पड़ता है 1, इन दोनों में से एक 1 नहीं है भाई, दो अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर है, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या था, जिसका फैक्टर वो है और दूसरा कौन सा होगा 1, तो यहाँ में दो नंबर का मल्टीप्लाई आ रहा है ना, इसको ब्रेक डाउन करके भी लिख सकते हो यार, ऐसे भी लिख सकते हो, इससे भी आंसर बन ही सकता है, मतलब डायरेक्टली लॉजिकली अगर देखो, तो इसको भी लॉजिकली अगर देखो 1009 और 5 का प्रोडक्ट है, मतलब 1 के अलावा दूसरा फैक्टर्स आ रहा है, मतलब ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, खत्म कहानी। लास्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ऐसे क्वेश्चंस यार मतलब बाद में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी, ऐसे क्वेश्चंस बाद में भी आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो there is a circular path around a sports field. Sonita takes 80 minutes to drive one round the field. क्या बोलते हैं देखो, अंग्रेजी में बहुत दिक्कत होता है ना पढ़ने में, सिंपल भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मातृभाषा, मातृभाषा मेरा आसामीज है, और राष्ट्रीय भाषा मतलब मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा ये तो एक डिबेट है, चलो इसमें नहीं घुसते हम लोग। तो डिबेट मतलब देयर इज एन आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन द हिंदी शुड बी प्रमोटेड फॉर मास कम्युनिकेशन, ऐसे एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो लेकिन देखो यार सबका प्रॉब्लम होता है यार, साउथ में तो लोग पहले से अपना मदर टंग में बात करते आ रहे हैं ना, इनको डिफिकल्ट होता होगा, और नॉट अगर तुमको सडनली असमीज में बोलना किसी को फोर्स किया जाए तो उसको दिक्कत होगा, है ना। लेकिन फिर भी सबको ऑलमोस्ट हम लोग को हिंदी आता ही है, तो एक एज ए कॉमन लैंग्वेज हम लोग हिंदी यूज करते ही है, वही है। अभी नेशनल लैंग्वेज उसका डिबेट में नहीं जाते यार, इतना कंट्रोवर्सी, यूनाइटेड रहो भाई, ये इसी के चक्कर में तो हम लोग का ये दुश्मन ये हो रहा है ना, चाइना पाकिस्तान, इसी के चक्कर में ना, कोई ये कोई असमीज है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई मरवाड़ी है, कोई गुजराती है, यार सभी लोग इंडियन है ना, है ना, फाइनली वी आर इंडियन। इसके बियॉन्ड सोचो यार, इसके रिलीजन और कास्ट और क्रीड के बियॉन्ड सोचो, नेशन शुड बी फर्स्ट आइडेंटिटी, है ना। क्योंकि यार कल अगर इंडिया नहीं रहेगा ना, ना गुजरात रहेगा, ना असम रहेगा, ना बिहार रहेगा, ना बंगाल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, है ना। इंडिया नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, न इंडिया के हिंदूज रहेंगे, ना इंडिया के जैन रहेंगे, ना इंडिया के मुस्लिम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो यू शुड फोकस्ड ऑन इंडिया एज आइडेंटिटी, है ना। देश मेरा भारत महान, सच में मेरा भारत महान है भाई, इतना स्ट्रगल के बाद हम लोग ने इतना मेहनत करके इंडिपेंडेंस लिया, और उसके बाद भी हम लोग इतना तरक्की कर रहे हैं। आज हम लोग को ये
आराम में ना रूम में बैठ के यार, एसी रूम में बैठ के लेक्चर देके ये इजी लगता है यार, ये इंडिपेंडेंस ही तो दिया था, क्या ही दिया है, मतलब कोई कोई बोलता है ना लेक्चर क्या ही कर लिया होगा। तो हम लोग तो इवन इन लोग को भी गाली देते हैं जो इंडिपेंडेंस के टाइम में हम लोग को मतलब इतना कंट्रीब्यूशन किया ना। बीट महात्मा गांधी, बीट सुभाष चंद्र बोस, बीट भगत सिंह, कोई भी लीडर हो यार, सबको रेस्पेक्ट करो। एवरी वन हैव प्लेड देयर की रोल्स, सबने अपना अपना रोल प्ले किया है, सबका मार्ग अलग अलग है, सबका रास्ता अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही था ना, गोल एक ही था। इस अगर मैं भगत सिंह को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आई शुड नॉट रिस्पेक्ट महात्मा गांधी। अगर मैं महात्मा गांधी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं सावरकर को रिस्पेक्ट ना करूँ। सबने अपना अपना रोल प्ले किया, लेकिन सबने अपना अपना कंट्रोवर्सी ढूंढने में लगे हुए। अभी हम लोग बाद में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। अभी यार कंफर्ट जोन में बैठ के सबका मिस्टेक्स निकालना बहुत ईजी होता है यार। अगर सच में कुछ करना है ना, अभी देश को चेंज करो यार, अभी सुधार के दिखाओ यार। अभी भी बहुत कुछ सुधारने के लिए बाकी है। एक टाइम में तो ऐसा लगता होगा ना कि इंडिपेंडेंस मिलना भी मुश्किल था। एक टाइम में ऐसा लगता होगा यार, लोगों का हर देखो यार, पॉपुलेशन मान लो 100 इंसान थे, 100 इंसान में से 100 इंसानों ने तो नहीं सोचा था ना कि 100 में से 100 ने तो नहीं सोचा था कि इंडिपेंडेंस मिलेगा। उनमें से किसी किसी लोगों ने ही सोचा था ना कि 30 लोग ने अगर मान लो सोचा था कि इंडिपेंडेंस मिलेगा, 20 लोगों ने सोचा था कि यार इंडिपेंडेंस मिलेगा नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ता, और कोई 20 लोग सोचता होगा कि यार कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसा होता होगा उस टाइम में भी, सिचुएशन डेफिनेटली होता होगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने इंडिपेंडेंस, हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला ना, हम लोग को इंडिपेंडेंस गिवन है, ग्रांटेड। इसलिए तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो भी इससा बोल रहे हैं यार, इससा मतलब जो भी मर्जी बोल रहे हैं, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है भाई, इसलिए तो लिबर्टी मिल रहा है बोलने के लिए, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे इंडिपेंडेंस के बाद, लिबर्टी हटा देते भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर देते नहीं, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगा देते मतलब, तब तो खत्म होता ना सबका पत्ता। अभी लिबर्टी मिल रहा है हम लोग को, उसका मतलब यार ये नहीं बोल रहा हूँ, उसमें भी यार देखो लिबर्टी का तो लिमिट नहीं है। लिबर्टी एक अलग ही टॉपिक है, लिबर्टी का एक लिमिट नहीं है भाई। मैं उसको गाली दे सकता हूँ, वो तो मेरा लिबर्टी है, लेकिन उसको मैंने गाली दिया, वो तो, उसका तो दिल टूट गया ना भाई। लिबर्टी का मिस यूज नहीं करना है, तो इसलिए एक लिमिटेड मतलब परमिटेड, लिमिटेड परमिटेड मतलब एक लिमिटेड लिबर्टी भी होता है, मतलब समझ में आ रहा है। वो कॉन्सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर, लिबर्टी के ऊपर जितना भी डिबेट कर लो ना, मतलब जब भी ये मन से नहीं आएगा ना कि लिबर्टी का प्रयोग कहाँ करना है, सच में कहाँ में यूज करना है, लिबर्टी का मिस यूज नहीं करना है, ये जब तक नहीं सीखेंगे ना, मतलब कुछ नहीं होगा। तो यार सब कुछ भूल के, इट्स द टाइम टू बी एन इंडियन, समझ में आ रहा है। यू शुड बी एन इंडियन। मतलब एक दिन में भाई सभी अभी सभी गर्म हो रहे हैं, सभी मतलब स्टेटस लगा रहे हैं, दैट्स गुड, वी ऑल आर इंडियन, सबको फील हो रहा है। लेकिन एक दिन में स्टेटस लगा के कुछ चेंज नहीं होना वाला है। रोज ये माइंडसेट बना लो यार, चाइनीज लोगों को देखो यार, रोज रोज मेहनत करे, रगड़ रहे, काम कर रहे कंट्री के तरक्की के लिए। मतलब ऐसे सोचो यार, देश का तरक्की करेंगे यार, पूरा मन लगा के पढ़ेंगे यार, बाकी सब मन लगा के पढ़ेंगे, सबको भाईचारा यार, ये सब बेसिक चीज है, ये सब हम लोग भूल गए यार। पता नहीं, काफी इमोशनल हो रहा हूं मैं आज, लेकिन ये सब चीजें हम लोग भूल चुके हैं। अभी हम लोग सब अपने अपने प्रायोरिटी के लिए, ये डिवाइड एंड रूल तब भी क्या था, अगर डिवाइड एंड रूल 1857 में ना, 1857 जो वो हुआ था, उसके बाद डिवाइड एंड रूल का पूरा पॉलिसी ब्रिटिश लोगों ने किया था। मतलब अगर वो, मतलब अगर डिवाइड एंड रूल सच में वो फायदेमंद हो, उन लोग के तो फायदेमंद है, अगर सब सच में सभी लोग डिवाइड हो जाते हैं ना, मतलब इंडिपेंडेंस मिलता ही नहीं है यार। उसी तरह से अगर अभी भी डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब तरक्की कैसे हो यार। फाइनली वी ऑल आर इंडियंस भाई। तू जो बोले, तू जो खाए, तू जो पहने यार, तेरी मर्जी, वो तेरी लिबर्टी है, लेकिन रिस्पेक्ट करो, इसको भी रिस्पेक्ट करो, मतलब वो खुद कॉन्साइंस से सोचो यार। समझ में आ रहा है। लिबर्टी का मिसयूज मत करो, और भाईचारा यार, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी वर्ड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में यार हम लोग भूल जाते हैं, ब्रदरहुड भूल जाते हैं हम लोग, है ना। तो छोड़ो यार ये सब। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई साहब में। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। अरे स्पोर्ट्स फील्ड हम लोग का यार फील्ड मान लो, ये सर्कुलर पाथ है मान लो, ये सर्कल तो बना नहीं मेरा, मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल नहीं बना है मेरा, लेकिन मान लो ये मेरा सर्कल है। मान लो ये मेरा सर्कल है, हाँ। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सुनीता आ गया था यार, सोनिया। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। मतलब ये मान लो ए पॉइंट है, हाँ? ये सुनीता का पॉइंट है। सुनीता यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट्स।
18 मिनट, और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब उसी राउंड में आने के लिए रवि का स्पीड तो ज्यादा हो गया यार, मतलब उसको टाइम कम लग रहा है ना, 12 मिनट लगाता है। मतलब अरे छोड़ो, एक ब्लैंक पेज देता हूं मैं। एक फील्ड है, क्वेश्चन में बोला है सुनीता इस पॉइंट से अपना जर्नी शुरू करिए। ये पूरा एक रोटेशन लगाने के लिए सुनीता कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स। सुनीता, इमेजिन कर लो भाई, सुनीता करके एक लड़की थी, उसका लाइन मार रहा था रवि भाई, अपना रवि भाई। लाइन मतलब क्रश, प्यार, मोहब्बत। तो रवि भाई को प्यार हो गया सुनीता से, तो सुनीता स्लो चला रही थी साइकिल, रवि भाई को तो उसको दिखाना था भाई मैं तो तेज चला सकता हूँ भाई, तेज चलाया ना, तो रवि भाई पूरा तेज घुमा रहे भाई। रवि भाई इस पॉइंट से शुरू किया, रवि भाई ने भी मान लो एक साथ शुरू नहीं किया था, मान लो मतलब रवि भाई ने इस पॉइंट से शुरू किया था, मान लो कोई भी पॉइंट से, ये रवि भाई का पॉइंट है, सुनीता दीदी की पॉइंट है, ये रवि भाई का पॉइंट। रवि भाई ने इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट में आने के लिए सिर्फ 12 मिनट्स का टाइम लगाया, मतलब पूरा दोहरा रहे भाई। अभी लाइन ये तो चक्कर काट रहे, एक पॉइंट में तो ये मिल सकते हैं ना, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये भी ऐसे रोटेट कर रही है, एक किसी एक पॉइंट में मिलेंगे ना, मतलब कौन से पॉइंट में मिलेंगे पूछ रहे थे, कितने मिनट्स में मिलेंगे, पहले राउंड में मिल सकते हैं, दूसरे राउंड में मिल सकते हैं, पता नहीं, लेकिन लॉजिक देखो यार, सिंपल राउंड लगा रहे हैं ना, 18 मिनट्स एक राउंड का लगेगा, 36 में 2 राउंड का लगेगा, है ना, 36 मिनट्स में भी कहीं मिल सकता है ना, 3 राउंड में भी मिल सकता है, ये 12 मिनट्स एक राउंड में, मतलब पहले राउंड में ही मिलेगा उसका गारंटी नहीं है ना, पहले राउंड में इसका 12 मिनट लगता है, उसको 18 मिनट। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, कि ध्यान से देखो, हाँ मतलब इसमें ही आंसर छुपा है। यहां में देखो बोला है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अरे क्वेश्चन में बोला था, मैंने गलत लिखा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए था। क्वेश्चन में बोला था बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों का पॉइंट सेम ही है, मान लो इसी पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया था, है ना, दोनों ने सेम पॉइंट में स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या बोला है, एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट है, सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ क्वेश्चन में पूछा है, देखो तो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने कुछ अलग बोल दिया, जोश में इमोशनल हो गया। क्वेश्चन में पूछा, देखो क्वेश्चन फिर से एक बार बोल देता हूँ आराम से, ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन हाँ दोनों अलग, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, मतलब ये अभी तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी बनता ही है यार। लेकिन वो सब छोड़ो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मान लो क्वेश्चन में मानना नहीं है, क्वेश्चन में दिया है इस पॉइंट से सुनीता, ये सुनीता का पॉइंट है, 18 मिनट्स लेती है इस पॉइंट में आने के लिए, फिर से यही स्टार्टिंग पॉइंट रवि का है, रवि तो पहले पहुंच जाएगा, 12 मिनट लेते हैं उसी पॉइंट में आने के लिए, रवि 12 मिनट्स। देखो ये तो जल्दी पहुंच रहा है ना डेस्टिनेशन, ये बाद में पहुंच रही है, ऐसे कितने चक्कर के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से मिलेंगे, हमें फिर मिलांगे, कुछ गाना है ना, तेनू फिर मिलांगे, तो कौन से पॉइंट के बाद मतलब वो फिर से मिलेंगे। देखो सिंपल लॉजिक है यार, 12 घूम रहा है ना, बार बार घूम रहा है, मतलब 12 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, एक बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, है ना, 18 भी घूम रहा है, एक बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, मतलब पहले बार 18 मिनट्स में लग रहा है, फिर से 18 मिनट्स, मतलब सेकेंड टाइम 36 हो गया टोटल, फिर से 18 मिनट्स घूमेगा, मतलब 18 का मल्टीपल हो रहा है, मतलब मल्टीपल्स टाइम ये घूम रही है ए सुनीता, 12 भी, मतलब रवि भी मल्टीपल टाइम घूम रहा है, मतलब बोला है मल्टीपल टाइम घूमने के बाद, मतलब घूमने के बाद, मल्टीपल टाइम तो नहीं बोला है, सिंपल देखो घूमने के बाद कब मिलेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट में, मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है भाई, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है ना भाई, इंक्रीज होगा ना 18 टाइम्स, ये पहली बार तो नहीं मिल रहा है, गारंटी है उसका, है ना, लॉजिक सोच सुना, ये 18 मिनट में पहुंच रही है, ये तो 12 मिनट में ही पहुंच गया, पहली बार तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, उसके नेक्स्ट किसी टाइम में मिलेंगे ना, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कुछ किसी टाइम में मिलेंगे ना,
कौन से टाइम में मिलेंगे, और दूसरी बार तीसरी बार मतलब क्या बोल रहा हूँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बोल रहा हूँ ना, सेकंड टाइम हो सकता है, थर्ड टाइम होता है, थर्ड टाइम मिल सकते हैं, फोर्थ टाइम मिल सकते हैं। इसका लॉजिक क्या है, जब दोनों में कॉमन टाइम में एक किसी कॉमन टाइम में मिलेंगे ना, मतलब निकालने बोला है इस क्वेश्चन में दोनों का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है ना, पहली बार कौन से कॉमन टाइम में मिलेंगे ये, है ना, तो वही क्वेश्चन है। तो दोनों का एलसीएम निकाल दो, बस खत्म कहानी। इतना समझाया क्यों, मतलब इतना समझाया क्योंकि कोई कोई बोलता है कि सर इसमें तो एलसीएम निकाल दिया डायरेक्टली, कैसे पता चलेगा। यही लॉजिक है भाई, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, मल्टीपल टाइम घूम रहे हैं दोनों। पहली बार तो नहीं मिलेंगे यार, दूसरी बार मिल सकते, तीसरी बार मिल सकते हैं। कौन से टाइम में मिलेंगे, कौन से टाइम मतलब मल्टीप्लीकेशन टेबल में क्या होता है, 1 टाइम 2 1 जा 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, है ना, मतलब कौन से टाइम में मिलेंगे, कितने टाइम बाद। पहली बार तो नहीं मिलेंगे, दूसरी टाइम भी मिल सकते, तीसरी टाइम भी मिल सकते, कौन सा टाइम में मिलेंगे, दोनों मिलेंगे मतलब दोनों का टाइमिंग कॉमन होना पड़ेगा। कॉमन मतलब दोनों का एलसीएम निकाल लो, सिंपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कितने टाइम्स बाद वो मिलेंगे, क्वेश्चन में ऐसा अगर आए तो तुम लोग को सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकालना है, वही है, निकाल दो आंसर, आ गया आंसर, है ना। 12 और 18 का तो एलसीएम मैंने पहले निकाल दिया था, पहले ही निकाल दिया था, आज का स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था, तो निकाल देना है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, खत्म। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 1.3, है ना, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 में कुछ नहीं है यार, सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। रेशनल इरेशनल कॉन्सेप्ट तो आता है, अगर रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, मैंने क्लास 9 का एक वीडियो बनाया चैप्टर 1 का, वो वीडियो आराम से देख लो, एक मिनट, हाँ मोबाइल, हाँ साइलेंट है। तो चैप्टर 9 का जो रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट है ना, वो आराम से देख लो, अगर नहीं आता है फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी में से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इरेशनल प्रूफ करना होता है, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है मेथड ऑफ कंट्रोडिक्शन से। तो इरेशनल नंबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं, बेसिक है कैलकुलेट। देखो यार रेशनल नंबर क्या होता है पहले समझ लेते हैं, तो ये थ्योरम बाद में देख लेंगे, एक बार बोल देता हूँ मैं रेशनल इरेशनल नंबर होता है क्या। रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 ना हो, नीचे में 0 ना हो, मतलब तो सारे नंबर यार रेशनल नंबर ही बनेंगे यार। कैसे, टू टू कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख सकता हूँ। 3/4 क्या होगा, रेशनल नंबर्स। 4 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है सर, इरेशनल नंबर नॉर्मली, हाँ एक तो डिवीजन करके पता चलता है, तो तुम लोग को क्लास 9 में ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब किसी भी एक नंबर को अगर डिवाइड करते हो ना, उसका जो क्वोटिएंट निकलता है ना, अगर नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वो इरेशनल नंबर होता है। वो तो सर डिवीजन करके पता चलेगा, लेकिन यहाँ में कैसे पता चलेगा, यहाँ में ऐसे पता चलेगा जिसके ऊपर रूट लगा है और वो इम्परफेक्ट स्क्वायर हो। इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि √2, उसका कुछ √2 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है ना, लेकिन √4, अगर √4 देखे वो 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि √16 को 4 लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। √4 को 2 लिख सकते हैं, वो भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, गलती से शायद मैंने √4 इरेशनल बोल दिया था अभी, स्लिप ऑफ टंग। समझ में आ रहा है ना, कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना रूट के अंदर, जैसे √2 √3 √7 √5, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। और हमेशा याद रखना, ये भी क्लास 9 में ही बेसिक्स ऑपरेशन में सिखाया हुआ है, जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो या मल्टीप्लिकेशन का भी साइन हो, रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। मान लो ये 2 है और ये +√5 है, ये 2 +√5 है ना, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 2√5 ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग को प्रूफ करना है, 9 में ये सब हम लोग ने सीख लिया है। अगर नहीं पता है 9 का वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास 9 का चैप्टर 1 का वीडियो देख लेना जल्दी, हार्डली 1 या 2 आवर जाएगा, जहाँ में इरेशनल रेशनल का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। हार्डली 1 या 2 आवर भी नहीं जाएगा, हाफ आवर जाएगा। एक बार सीख लेना यार, बहुत काम दे देगा, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होगा तभी तो क्वेश्चन बना पाओगे ना। और लेकिन मैंने बोल ही दिया है, रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, p/q के फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। क्लियर है ना, डन है, ओके।
तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और को प्राइम, होल नंबर, प्राइम नंबर, ये भी अगर नहीं पता है वो 9 के वीडियो में देख लेना, फिर भी मैं बोल दूंगा, रिपीट कर दूंगा एक बार यहाँ में। लेकिन यार को प्राइम नंबर, होल नंबर, उसका डिटेल्स में मैंने 9 में बनाया हुआ है वीडियो, उसको देख लेना बिल्कुल से। अभी ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी से ही ये जो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होगा ना, जो जिससे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल है, प्रूफ करने वाले हैं, तो वहां में ये थ्योरम ही काम देगा। तो यहाँ में क्या बोल रहे भाई, अंग्रेजी में जब बोलता है ना भाई बहुत डिफिकल्ट लगता है कि नहीं? अंग्रेजी में जब भी बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों? लेट p be a prime number, p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। इंटीजर तो पता है सर 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना? लेकिन यहाँ में क्या बोल रहा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a, ये क्या अंग्रेजी बोल रहा है? अंग्रेजी पे छोड़ो भाई, सिंपल देखो, मैंने p मान लिया है 2, क्या है हम अपना p है। जब भी मैथ्स में कुछ भी थ्योरम डेफिनेशन डिफिकल्ट लगे ना, ऐसे कुछ नंबर मान लेना, तब इजी लगता है। p मान लिया मैंने 2, ध्यान देना, हाँ, इफ p डिवाइड्स q a का स्क्वायर मतलब p मान लो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। एक a है अपना 4, a का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4, p से डिवाइड होता है, आंसर कितना है? 4 आता है ना? p डिवाइड्स 4 स्क्वायर, तो अगर p से a स्क्वायर डिवाइड होता है, मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो a भी डिवाइड होगा। भाई ये तो बच्चों वाली चीज है भाई, तुम लोग को भी पता है, बस अंग्रेजी में बोला ना, डिफिकल्ट लग रहा है। आगे 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होगा, 4 भी तो 2 से डिवाइड होगा ना भाई, होगा ना? 4 का स्क्वायर मतलब क्या? 4 into 4, 4 एक कट जा रहा है 2 से, तो जो बचा हुआ 4 है वो a बन जाएगा ना, वो भी तो 2 से कटेगा ही ना, लॉजिक देखो, ये a ही बचा ना भाई। देखो a का स्क्वायर मतलब क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब होता है a into a। अगर a का स्क्वायर p से डिविजिबल है, तो एक जो अकेला a बचेगा वो भी तो बचेगा ना, डिविजिबल होगा ना। मतलब 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है सर, है ना सर? ये देखो डिविजिबल है, तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा ही ना, पक्का है ये चीज। लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है? और ये प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ में इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी क्लास 9 में अच्छे से क्या हुआ है भाई, वो देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ 9 का वो वीडियो देख लेना बिल्कुल से, मिस मत करना। कहाँ में? एडुक स्कूल में देख लेना 9 का वीडियो, पहला चैप्टर का। तो देखो फैक्टर्स जो होते हैं ना, 9 में कि यहाँ में ही कराया था मैंने, क्या आज ही कराया था शायद से, आज ही कराया शायद से, मैं भूल नहीं गया एक्चुअली, मतलब टेक्निकल ग्लिच हुआ था थोड़ा सा, इसलिए मतलब वो क्लास का कंटिन्यूएशन मैं आज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ हुआ था उस दिन, ठीक है? तो अभी कौन से भी है, तो पता चल रहा है ना तुम लोग को कि भाई देखो, जब 4 का स्क्वायर डिवाइड किया था हम लोगों ने 2 से, आंसर कितना आया था? आंसर आया था कितना आया था? 4 नहीं 8, और 4 को जब डिवाइड किया था 2 से, कितना आया था आंसर? तो अलग अलग आंसर आता है ना, मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 into 8 है, और 4 into 2 into 2, ये तो कॉमन है, ये दो अलग अलग नंबर है ना? मतलब 4 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन जो क्वेटेन होगा ना, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो अलग अलग नंबर होगा। ये क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चलेगा तुम लोग को। ये पूरा थ्योरम भाई काम देगा अभी, कहाँ है काम देगा? अभी इरेशनल प्रूफ करने के टाइम में, ठीक है? ये समझ में आ गया ना? p का स्क्वायर अगर a का स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है, तो a भी p से डिविजिबल है। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट अभी यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन में, तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये इतना ये लंबा ऐसे नहीं पढ़ना है भाई, सिंपल देखना है। यहाँ पे √2 को रेशनल प्रूफ करना है। सॉरी, √2 रेशनल तो पॉसिबल जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगा भाई। √2 क्या नंबर है? इरेशनल नंबर है, तो हम लोग को √2 को इरेशनल ही प्रूफ करना है। इरेशनल है हम लोग को पता है, लेकिन प्रूफ करना है। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या बोलता है? ये जो मेथड होगा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होगा। यहाँ में अगर तुमको बोल रहे हैं ना भाई कि रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको मान लेंगे हम लोग रेशनल। क्या ये बोल रहे हो क्या सर? कंफ्यूजन हो रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ चुन्नू और मुन्नू, जब भी तुम लोग को बोले कि नंबर इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले मान लोगे रेशनल,
फिर दिखा दोगे कि रैशनल नहीं है भाई, तो इरेशनल ही होगा ना। कैसा अजीब लॉजिक है। तो प्रूफ करना ये पानी है, प्रूफ करना ये पानी है, तो मान लो कि ये दारू है, प्रूफ कर दो कि दारू नहीं है, तो ये पानी ही होगा ना। ऐसा काइंड ऑफ लॉजिक, मतलब इलॉजिकल है। पानी और दारू का तो इलॉजिकल है, पानी पी रहा हूँ। तो लेकिन मतलब ऐसे ही बोल रहे कि मतलब शाहरुख और सलमान है, तो प्रूफ करना है ये सलमान नहीं है। नहीं, प्रूफ करना है कि ये सलमान है, तो मान लेंगे ये शाहरुख है, तो बोलेंगे शाहरुख नहीं है तो सलमान बन जाएगा। क्या लॉजिक है? ऐसा ही लॉजिक है, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचता है यहाँ में। ऑप्शन यहाँ में ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। बॉयज एंड गर्ल्स में बोलने वाला था एग्जांपल, ये बॉयज है ये गर्ल है, अगर बॉय नहीं है तो गर्ल ही हो, लेकिन अभी 3 जेंडर भी है ना, मतलब अलग अलग जेंडर भी, तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते लोग। लेकिन मान लो दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, इरेशनल या रैशनल। नंबर दो ही हो सकता है, रियल नंबर दो टाइप के ही होते हैं, एक तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। रियल नंबर ये सब 9 में बोला है, दो टाइप के ही रियल नंबर रहते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल। अगर नंबर रैशनल नहीं होगा तो फिर इरेशनल ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर इरेशनल नहीं होगा तब रैशनल ही होगा। तो इसलिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो मान लेंगे रैशनल है तो रैशनल नहीं है दिखा देंगे, तो रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो √2 को हम लोग मान लेंगे कि रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में रहता है? अभी बोला था मैंने p/q के फॉर्म में, मतलब मान लो ये a/b के फॉर्म में है। और डेफिनेशन क्या था? रैशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में रहता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है b इज नॉट इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो क्लियर है तुम लोग को, बहुत इजी है ना? कितना इजी है। उसके बाद देखो ये स्टेप्स फॉलो करते जाओ, बहुत इजी लगेगा। फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, ध्यान से देखना, ध्यान से। शिफ्ट कर दिया मैंने, अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करना है अभी? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड को पहला स्टेप समझ में आया ना? पहले स्टेप में मान लेना जो भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, एक नंबर अगर दिया है, मतलब √2, √3, √5, उसको मान लेना कि इरेशनल बोला है ना, पहले रेशनल मान लेंगे। रेशनल मतलब कौन से फॉर्म में है? a/b के फॉर्म में है या p/q के फॉर्म में है, जहां में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। a/b के फॉर्म में है, p इज नॉट इक्वल टू 0 है, मान लिया, है ना? उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमेशा याद रखना स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ में हो जाएगा b स्क्वायर और ये स्क्वायर। ये क्या दिखा रहा है सर? और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने के लिए भूल गया, क्या भूल गया था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ए एन बी आर को प्राइम मान लिया मैंने पहले स्टेप में। क्या मान लिया? ए एन बी के फॉर्म में है, ए एन बी आर को प्राइम, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी में बस एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1। कॉमन फैक्टर का मतलब ए या बी डिविजिबल किसी भी अलग नंबर कॉमन नंबर से नहीं है 1 के अलावा। ए और बी आर को प्राइम, मतलब दोनों बस 1, दोनों में डिविजिबल, मतलब प्राइम तो पता है, मतलब फैक्टर का मतलब तो पता है भाई, ए किससे डिविजिबल है, बी किससे डिविजिबल है, देखेंगे तो देखेंगे लास्ट में यार कॉमन कुछ आता ही नहीं दोनों में, बस 1 ही आता है। मतलब मान लिया कि दोनों में कॉमन फैक्टर है ही नहीं, दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होते ही नहीं एक्सेप्ट 1, तो 1 ही कॉमन फैक्टर है दोनों में। ठीक है, तो को प्राइम है। हम लोग ने पहले ही अज्यूम कर लिया कि ए एंड बी को प्राइम है, और लास्ट में दिखा देंगे एक्चुअली में ए एंड बी को प्राइम नहीं है, मतलब दोनों में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। तब ये हम लोग का कंट्राडिक्ट कर देगा जो माना था, तब ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलने से नहीं आता है। चलो, मैंने मान लिया है कि ए एंड बी आर को प्राइम, दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 ही है ना? और पहले स्टेप में लिख दिया √2 इक्वल टू a/b where a and b are co-prime and b is not equal to 0। co-prime मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? √2b इक्वल टू a, मतलब b को इस साइड में शिफ्ट कर दिया। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? दोनों को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद कितना आया देखो तो, ध्यान से देखो, इतना आ गया। तो ये क्या डिनोट कर रहा है देखो तो, ध्यान से देखो, मतलब 2 और b स्क्वायर को अगर इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, रिजल्ट आ रहा है a स्क्वायर। मतलब ये जो a स्क्वायर है किसका फैक्टर है? 2 का फैक्टर है ना? 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 के साथ b स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर आ रहा है आंसर में, है ना? है कि नहीं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आ रहा है आंसर, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सिंपल लॉजिक, मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अभी हम लोग ने थ्योरम में क्या पढ़ा था भाई?
अगर 8 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल था तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल है ना, वही बोल रहा था मैं उतने टाइम से, तो वही होगा ना। 8 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, तो therefore a is also a factor of 2। लेकिन यहाँ में b स्क्वायर लिखा है ना, मैंने क्या बोला था आगे वाले स्लाइड में ध्यान से देखो, क्या बोला था मैंने, लिखा था ना कुछ, ये देखो, ये इसलिए लिख के रखा था, देखो 8 का स्क्वायर है मान लो, ये 2 के साथ कितना आ रहा है 8, ये मान लो b है ना, लेकिन यहाँ में क्या है a, ये में 2 तो 2 सेम ही है, लेकिन ये b ही है क्या, नहीं अलग नंबर है सर, 2 है c। यहाँ में 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 8 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ को 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद a आ रहा है, मतलब 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन जो अलग दूसरा नंबर है ना जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ऑब्वियसली अलग होना भाई, स्क्वायर मिलना चाहिए, अलग होगा ना, तो b नहीं मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे c। ठीक है, a स्क्वायर कैसे बनता है 2 और b स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन से। अभी a बनेगा, a भी डिविजिबल होगा 2 से, लेकिन 2 को किसी अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा, तभी तो a डिविजिबल होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो a इक्वल टू 2c मिल गया ना भाई। इस a इक्वल टू 2c को सुनो ध्यान से, यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है ना, किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना। मैं रुको एक नया पेज में लिख देता हूं, नया पेज क्या बोले उसे, प्यारा सा पेज लिखता हूं। पहला स्टेप, √2 को हम लोग ने मान लिया रेशनल नंबर, जहां में कौन से फॉर्म में है, a बाय b के फॉर्म में है, वेयर a and b आर व्हाट, a and b आर co-prime, a and b are co-prime and b is not equal to 0। co-prime का मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, a और b में, है ना, इन दोनों में कॉमन फैक्टर बस एक ही है, कौन सा है, 1 है सर। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, नहीं पहले शिफ्ट कर दो, सिंपल शिफ्ट कर दिया सर। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट करके ही तुरंत क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये क्वेश्चन मान डालेंगे, डाल सकते हो ना सर, डाल सकते हैं सर। फिर इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना, इसको भी 1 मान सकते हो, नेक्स्ट को भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख लो पहले 1 2 ये लिखना होते रहेगा, मेन कॉन्सेप्ट है। स्क्वेयरिंग कर दिया, है ना, इससे क्या मिल गया, अभी बोला था मैंने, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। a स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ 2, a स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ 2, therefore क्या हुआ, अगर a स्क्वायर 2 का फैक्टर है, बाय थ्योरम 1.1 शॉर्ट टर्म मार रहा हूं ना, 1.2 था सर जो है, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 2, लेकिन यहां में अलग नंबर ले लेंगे इक्वल टू c, है ना। तो इसको पुट कर दो, कहां में पुट कर दिया, लिखना समझ में आ रहा है ना, लिखना समझ में आ रहा है तुम लोगों को, वही लिखा है यार, ये जो स्टोरी वगैरह लिख रहा है ना लंबा 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 ना, ये जो स्टोरी वगैरह लिख रहा है वही सब लिख रहा है भाई, यही सब लिख रहा है भाई। इक्वेशन ये इतना लंबा स्टोरी नहीं लिखना है तुम लोग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इतना लंबा स्टोरी नहीं लिखना है तुम लोग को, ये सिंपल मैं बोल दूंगा कैसे लिखना है, सिंपल अभी समझ लो। इक्वल टू सी मिल गया ना, इक्वल टू सी यहाँ में पुट कर दो भाई, इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इजी रहेगा, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 मान लो इसको इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दो, अगर इसको 1 माना इसको इक्वेशन 2 मान लो, 3 को 2 में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इजी रहेगा। तो a इक्वल टू सी है ना, तो यहाँ में पुट कर देते हैं a के जगह में, चलो इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या था हम लोग का, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, a का वैल्यू कितना मिला था 2c का स्क्वायर, लिख दिया मैंने, है ना। इसको आगे क्या लिख सकते, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, मतलब 2 मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4, c का स्क्वायर कैंसिल आउट,
मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2c²। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, बी स्क्वायर इज ऑल्सो एन फैक्टर ऑफ 2, है ना। बी स्क्वायर अगर 2 का फैक्टर है, मतलब फ्रॉम थ्योरम 1.3 सॉरी 1.2, बी भी तो 2 का फैक्टर ही होगा ना। तो डी मान लो, इसको कुछ भी मान लो। मतलब क्या दिखाई दे रहा है भाई, ए भी 2 का फैक्टर है और बी भी 2 का फैक्टर है। समझ में आ रहा है ना, लिखने का बाद में समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। ए भी 2 का फैक्टर है, बी भी 2 का फैक्टर है, लेकिन हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या माना, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, मतलब दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है 1, लेकिन यहाँ में तो अलग दिखाई दे रहा है। ये यहाँ में, यहाँ से क्या आ रहा है, ए भी 2 का फैक्टर है, बी भी 2 का फैक्टर है, 1 के अलावा भी दोनों में कोप्राइम है, मतलब अलग कोप्राइम क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों में कॉमन फैक्टर है। कौन सा है, 2 है। मतलब हम लोग ने जो माना था वो गलत हो गया हम लोग का, भाई बाहर में जाए, हम लोग ने गलत मान लिया था। तो इसका मतलब हम लोग ने जो माना था गलत है। हम लोग ने क्या माना था, ये रेशनल नंबर माना था, तो गलत है। तो रेशनल नहीं बनेगा तो ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है ना। क्लियर अगर नहीं हुआ है, ये स्टोरी वगैरह भाई बाद में पढ़े, एनसीईआरटी में लिखा है, यही सब लिखा है। देखो √2 a/b मानेंगे, फिर इसको शिफ्ट कर देंगे, फिर देखो ये स्क्वेयरिंग कर देंगे, फिर बाय थ्योरम 1.2 इट फॉलोज दैट अगर ये डिवाइड होगा, ये जो मैंने लिखा है इतना लंबा लंबा करके लिखा है। समझ में आ रहा है ना। फिर दिस मींस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b अगेन यूजिंग थ्योरम 1.2 इज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें मानना है, वही लिखना है मैं जो बोल रहा हूँ। देखो और एक क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा भाई। क्लियर हो जाएगा ना सर, हो जाएगा सर। सेम एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, √5 √7 कुछ भी आए यार, √5 √7 √8 जो भी आए, इरेशनल प्रूफ करना, एक नंबर आएगा, मतलब रेशनल प्लस माइनस में कुछ नंबर नहीं है उसके, a प्लस रूट समथिंग, b प्लस रूट समथिंग, उसका तरीका अलग है, 7 √2 5 √2 अलग है। बस अब ओनली 1 नंबर आ रहा है, रूट के अंदर एक ही नंबर आ रहा है, उसको इरेशनल ऐसे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर। देखो √3 इज ए इरेशनल नंबर बोला है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, √3 इज ए रेशनल नंबर, a/b, a and b आर व्हाट, को-प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, a and b are co-prime, b is not equal to 0। फिर शिफ्ट कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा, a इक्वल टू b √3। सर इस बार तो उस साइड में लिखा था, इसी साइड में लिख दो, फिर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, ये आ गया। मतलब a स्क्वायर इज एन फैक्टर ऑफ व्हाट, 3 है ना, a स्क्वायर इज एन फैक्टर ऑफ 3। तो बाय थ्योरम 1.2 क्या होगा, a भी फैक्टर ऑफ 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ में नंबर क्या आ जाएगा, b था, तो यहाँ में क्या लेंगे, c, a इक्वल टू 3c। इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ये थर्ड को 2 में पुट कर देना आगे वाले इक्वेशन में, सिंपल। a के जगह में, a स्क्वायर के जगह में a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू 3c, इसको पुट कर दो, 3c का स्क्वायर हो गया भाई, b स्क्वायर 3c का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 9c स्क्वायर, b स्क्वायर 3 कैंसिल आउट, कितना आ रहा है देखो तो, b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोग का, 3c का स्क्वायर। मतलब b is by theorem 1.2 b is also a factor of what, 3। b भी 3 का फैक्टर है, a भी 3 का फैक्टर है, तो मतलब दोनों में कोप्राइम नंबर नहीं है, दोनों में कोप्राइम नहीं, दोनों कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा दोनों में कॉमन फैक्टर है, जो कि है 3। वही लिखा है देखो, a √3 is a/b, सपोज a and b आर कॉमन फैक्टर, वही लिखा है, बाय लिख लेना। we left √3 equal to a/b when a and b are co-prime and b is not equal to 0। और एक्सप्लेन करना तो कर देना, को-प्राइम का मतलब ही पता चल जाता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद लिख लेना, ये जो मैंने लिखा है, शिफ्ट कर दिया ये स्टेप्स, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन इसको, इक्वेशन 3 को फिर 2 में पुट कर दिया। ये लंबा चौड़ा कहानी दिया है, इतना लिखना नहीं है।
दिस मीन्स बी स्क्वायर मतलब वही लिखना है, लास्ट में लिख देना कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 है अगर, तो बी भी डिविजिबल बाई 3 है बाई थ्योरम 1.2। तो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है 3, 1 के अलावा भी दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, तो ये इरेशनल नंबर हम लोग ने प्रूव कर दिया है, क्योंकि रेशनल माना था वो तो नहीं हुआ सर्कल। ठीक है, क्लियर है? चलो वही लिखा है यार। अभी देखो, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए ना 5√3 समथिंग ऐसा कुछ आए, ये और इजी होते हैं, ये और ही इजी होते हैं। ये लिखना पढ़ना छोड़ दो, मैं जो लिखा रहा हूं साइड में उसको देखो ध्यान से। 5√3 देखो, नया ऐड कर रहा हूं, 5√3 को इरेशनल मान, क्या प्रूफ करना है इसको? रेशनल। तो पहले क्या मान लेंगे भाई, ये मान लेंगे ए बाई बी के फॉर्म में है ना, सेम। लेकिन यहां में एक इजी ट्रिक है, देखो ये 5√3 पूरा तो इरेशनल नंबर है इसमें, लेकिन ये पार्ट जो है रेशनल है, ये पार्ट इरेशनल है। तो अगर हम लोग ने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, √3 जो इरेशनल नंबर है ना, डायरेक्टली पता है भाई वो इरेशनल नंबर है, उसको एक साइड में शिफ्ट कर देना, बाकी सबको इस साइड, दूसरे साइड में। √3 जो नंबर है ना, जो रूट के अंदर जो नंबर होगा उसको, जब ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा ना, दो नंबर का कॉम्बिनेशन, a प्लस √3, b प्लस √3, a माइनस √2, 5 प्लस माइनस में बोल रहा हूँ, मतलब जब भी ऐसा नंबर आए जो रूट के अंदर जो नंबर होगा उसको दूसरे साइड, पहले स्टेप में तो ऐसे मान लेना कि 5/√3 इज रेशनल नंबर, a बाई बी सेम, a एंड b आर को प्राइम, ब्ला 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 ब्ला। दूसरे स्टेप में क्या करना है, सिंपल देखो, यहाँ में स्क्वायरिंग नहीं करना है, शिफ्ट कैसे करना है देखो, शिफ्ट वहां में भी करते हैं, यहाँ में शिफ्ट कैसे करना है पता है, ये जो √3 वाला नंबर है ना उसको एक साइड में शिफ्ट करेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में, √3 को एक साइड में, क्यों? √3 इरेशनल नंबर है, पूरे को √3 के बराबर दिखा देंगे तो वो इरेशनल ही होगा, इरेशनल इक्वल टू इरेशनल मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना, तो √3 को एक साइड में शिफ्ट कर देना। देखो सिंपल है, क्या बोल रहा हूँ, √3 उधर जाएगा, -√3 प्लस √3 हो जाएगा, ये 5a बाई बी है, प्लस में माइनस में आ जाएगा, ये कितना आएगा एलसीएम, 5b माइनस a, ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर था, हम लोग ने रेशनल नंबर माना था इसको, ये a बाई बी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर से सिंप्लीफाई करके रेशनल नंबर ही आना चाहिए आंसर, प्लस माइनस करके रेशनल नंबर को प्लस करेंगे रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर ही आना चाहिए नॉर्मली। लेकिन भाई यहाँ में तो आंसर √3 आ रहा है, √3 क्या रेशनल नंबर का नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो हम लोग ने जो माना था ये वाला चीज वो हो गया गलत, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये इरेशनल बन गया। समझ में आ रहा है ना? फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा नंबर हो, मतलब 2 प्लस √3 है, मान लो ऐसा कुछ, a बाई बी लिख देना, सेम एकदम इजी रहेगा, a एंड b आर को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? मैंने क्या बोला, बहुत इजी तरीका है, √3 को एक साइड में शिफ्ट कर दो, बस खत्म है क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया ना, ये रेशनल नंबर दिख रहा है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि a बाई बी को रेशनल माना था, 2 भी रेशनल नंबर ही है, पता तो है वो चीज तुम लोग को। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर आंसर आना चाहिए था। आंसर क्या आना चाहिए था सर? रेशनल नंबर, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? √3 जो इरेशनल नंबर है, तो जो हम लोग ने इसको रेशनल माना था, मतलब वो गलत है, मतलब हम लोग का एजम्पशन ही गलत है, तो हम लोग ने प्रूव कर दिया कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है ना, पूरा नंबर इज √3 मतलब जो भी हो वही है सर, वही करा रहे, वही लिखा रहा है कहानी, समथिंग रीअरेंजिंग द इक्वेशन, समथिंग वो कर दिया हम लोग ने। 5 माइनस a बाई बी, मैंने वही बोल रहा हूँ, मुंह में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, इज ए रैशनल नंबर एंड सो √3 शुड बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करके रैशनल आना चाहिए था आंसर, वही बोल रहा था मैं हिंदी में, तो वही बोला कि ये तो रैशनल नंबर है, तो √3 तो रैशनल नंबर लिखना चाहिए, लेकिन √3 तो रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो 5 खत्म। सिंपल है ना, काफी इजी क्वेश्चन सारे। सेम, ये भी सेम है, देखो इसमें 3√2 है ना, मैंने क्या बोला था, 3√2 है, a बाई बी, रूट के अंदर जो नंबर है उसको एक साइड में शिफ्ट कर देंगे, बस खत्म है क्वेश्चन कहानी। और ये तो और इजी है, देखो a बाई बी मान लेंगे, a एंड b आर को प्राइम, b इज नॉट इक्वल टू 0,
तो रूट के अंदर जो नंबर है उसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे। रूट के अंदर जो नंबर है उसको एक साइड में रख ले हम लोग, ये रूट 2 इधर ही है, ये 3 इधर आ गया, a/3b। ये देखो a/b रेशनल नंबर था, 3b a/3b भी रेशनल नंबर है। आंसर रेशनल नंबर के बराबर आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। मतलब जो माना था हम लोग ने कंट्रोडिक्ट कर रहा है वही वी गेट ये a/3b इज a रेशनल नंबर, तो देयरफॉर रूट 2 शुड बी a रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर तो नहीं है, इसको ही अंग्रेजी में लिख देना, a/3b is a rational number, therefore root 2 is a rational number, but it contradicts the fact that root 2 is an irrational number। खत्म है क्वेश्चन। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है यार। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना हो गया, नहीं करूंगा फिर से। ये भी सेम है, क्या करेंगे, 3 + 2 √5, सेम प्रोसीजर सर, क्या करना है, वही करना है ना सर, 3 + 2 √5। ये तो लंबा लग रहा है सर, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल ट्रिक है, रूट वाले नंबर को एक साइड में रख दो, बाकी सबको एक साइड में शिफ्ट कर दो। ए एंड बी को प्राइम मान लिया, बी इज नॉट इक्वल टू 0। रूट वाला नंबर है 2 √5 ना, देखो √5 है ना, उसको रखेंगे बस एक साइड में, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे। पहले 3 को शिफ्ट कर लेते हैं, 2 √5 a - b, ये +3 में था, उधर जाएगा तो -3 में हो गया। इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, b आ जाएगा सेम a - 3b। मैंने बोला था कि बस √5 को एक साइड में रखते हैं, अभी 2 को भी शिफ्ट कर दो, 2 √5, ये ऐसा आ जाएगा ना कुछ। तो देखो ये रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस किया, रेशनल नंबर आना चाहिए था। ये 2 भी इधर आएगा तो ये भी रेशनल के फॉर्म में ही है, -3b/2b, लेकिन ये किसके बराबर आ रहा है, रेशनल के बराबर आ रहा है। तो जो मान में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है वही सब कहानी लिखा है भाई, उसी को ही बार बार। इसको फादर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कोई ऐसे भी लिख सकता है, हाफ a - 3b/b, सेम ही चीज है भाई, सेम ही चीज है। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल के बराबर आना चाहिए था, लेकिन किसके बराबर आ रहा है, √5 जो इरेशनल नंबर है। खत्म है, सारे क्वेश्चन सेम ही है, कर लोगे ना सारे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, 1/√2 बोला है, ये तो कर ही लोगे। 7/√5 सेम यार, 7/√5 रुको, 1/√2 को तुमको अगर इरेशनल प्रूफ करना है, सेम है ना। मैंने क्या बोला, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन अगर उल्टा दो यार, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, ये तो तुमको आता ही है, ये तो तुम लोग को आता ही था, ये पहले तो ये वाला इजी स्टेप तो आता ही था। अभी इसके जगह में क्या बोल दिया, बस 1/√2 है, इसको बस रेसिप्रोकल कर दो, तो √2 b/a/b को तुम लोग ने माना था रेशनल, लेकिन b/a जो सेम ही रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल है, वो रेशनल के बराबर आना चाहिए था। किसके बराबर आ रहा है, रेशनल नंबर के बराबर, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वही लिखा होगा आंसर भी, वही लिखा होगा आंसर भी। इसे रेशनल नंबर मान लिया था तुम लोग ने a/b को, लेकिन ये b/a किसके बराबर है, रेशनल नंबर के बराबर है। कितना हलवा क्वेश्चन है भाई, तो कुछ करना ही नहीं है। 7√5 तो पता ही है तुम लोग को, और क्वेश्चन ही नहीं है, +6√2, 2 क्वेश्चन बचा है। अरे यार 7√5 सेम तरीका यार, 7√5 a/b को प्राइम है ना, तुम लोग को भी आ गया होगा अभी, इतना हलवा है। a/b को प्राइम b इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, √5 को एक साइड में रख दो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, √5 इधर आ जाएगा, a/7b, ये रेशनल नंबर के बराबर आ गया, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका ये रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर के बराबर नहीं आना चाहिए था, रेशनल के बराबर आना चाहिए था, ये रेशनल नंबर है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये हो गया प्रूफ खत्म। सब में सेम ही यार, लिख दो यार, और कुछ नहीं है। तो लास्ट में शायद से और एक क्वेश्चन था, 6 + √2 करके कुछ था, हाँ यार वो भी सेम क्वेश्चन यार, क्या ही करोगे, 6 + √2 a/b, 6 को साइड में शिफ्ट कर दो। मैंने वही बोला यार, रूट वाला नंबर एक साइड में रख दो। ये देखो √3, √5, √7 ये सब डायरेक्टली अगर आ गया, उसका तरीका अलग है, उसका मैंने तरीका बोल दिया अलग से, लेकिन a + समथिंग √3, a * समथिंग, a * √3, इन सब क्वेश्चन में एक ही तरीका है, जो रूट का अंदर का जो नंबर है उसको एक साइड में शिफ्ट कर दो,
बाकी कुछ नहीं करना है भाई, वो कहानी सेम रिपीट करना है, बस खत्म, इतना ही करो, अच्छे से करो, मजे करो। और पहला एक्सरसाइज खत्म है तुम लोग का, ऑलरेडी चैप्टर 2 मैंने कल नहीं बहुत पहले ही करवा दिया है, तो उसको देख लेना। चैप्टर 2 में डिफिकल्टी आ सकता है लेकिन अभी नहीं आएगा। मैंने बहुत अलग मेथड से, अलग ही तरीके से एक एक्सरसाइज में पूरा करवाया इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन बनाने का मास्टरी कर लिया ना तुम लोग, 4 दोगे भाई, ठीक है। और बाकी मेथड्स भी करा दिया मैंने दूसरे एक्सरसाइज में, दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर 2 4 देना भाई, 4 नहीं, क्लास 10 में 100 में से 100 आएगा, डोंट वरी। फॉलो करते रहो एडू क्लासेस, ठीक है। और मिलते रहो, मजे करते रहो, तब तक के लिए जय माता दी, लेट्स रॉक।